हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। देखो भाई, ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म से पहले हम लोग ने आईपीएससी खत्म कर लिया है। आईपीएससी में बहुत सारी बातें की गई हैं। कॉमन नेम है, डिराइव्ड नेम है, आईपीएससी नेमिंग है, साइक्लिक है, एरोमेटिक है, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, बहुत कुछ पढ़ रखा है बहुत डिटेल में। वहां पर इसलिए इतनी बातें की गई कि अब जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। हमारा बेस अच्छे ढंग से मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए काफी डिटेल में वीडियोस बनी हुई हैं आईपीएससी की। आप चाहें उसे पूरा अच्छे ढंग से देखिए, उनके डीपीपी सॉल्व करिए, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आइए। चलो भाई देखो, आइसोमेरिज्म का वेटेज क्या है, पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर लेते हैं, नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है। डायरेक्ट तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन हर साल एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा ऑर्गेनिक में जिसमें आइसोमेरिज्म को लिंक किया जाता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन करा दिया और प्रोडक्ट बन रहा है, तो कहेगा बताओ इसके कितने टोटल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो कोई कंपाउंड दे देगा, कहेगा इसका हेलोजिनेशन अगर हम कराएं तो कितने मोनो हेलो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब मैं ये किस तरह की बातें कर रहा हूं, किस तरह के क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूं, जब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि एक क्वेश्चन का मान के चलते हैं कि आइसोमेरिज्म में एक क्वेश्चन तो आपको मिलने वाला है। डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको इनडायरेक्टली किसी ना किसी क्वेश्चन में लिंक करके आपको देगा जरूर, ठीक है। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई देखो, और भी चैप्टर्स चल रहे हैं, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। प्लेलिस्ट से जाकर के अपना चेक कर लिया करिए, और कौन कौन से चैप्टर चल रहे हैं पढ़ाई करिए, साथ में डीपीपी सॉल्व करिए, अपने तैयारी को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाइए। अच्छा, प्लेलिस्ट में क्या काम करूंगा, चैप्टर वाइज भी कर दूंगा, ठीक है, तो और आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें आज का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रहेगा, ठीक है। तो पहले जानते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, इसको सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया था। और ये बात ये है कि अगर मान लो कोई ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को जो रिप्रेजेंट करता है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस पाया जा रहा है तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं ले रहा हूं एक C2H5OH, ठीक है। आईपीएससी का अच्छा खासा यूज होगा भाई इस चैप्टर में, इसलिए ठीक ठाक रेडी होना चाहिए आपका। इसको हम लोग बोलने वाले हैं इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ईथर। तो आप देखेंगे कि ये मैंने कॉमन नेम लिखा है, ये दोनों के आईपीएससी नेम नहीं है, कॉमन नेम है। और मैं कॉमन नेम पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको कि कॉमन नेम ही ज्यादा फैमिलियर है, यही ज्यादा आम बोलचाल में है, ठीक है। तो ये इथाइल अल्कोहल और ये डाइमिथाइल ईथर, अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंपेयर करूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो क्या बन रहा है, 2 कार्बन, ठीक है, और 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, 2 कार्बन और 3 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, C2H6O एंड C2H6O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम निकल गया। इसी के बारे में मैंने बात की थी जो डिफिनेशन में लिखा है, 2 or more than 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन अगर मैं इसकी अगर प्रॉपर्टीज को कंपेयर करूं तो आप पाएंगे कि भैया ये तो लिक्विड है, इथाइल अल्कोहल तो लिक्विड होता है, और डाइमिथाइल ईथर तो क्या होता है, गैस होता है। प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, पूरा पूरा फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, एक लिक्विड एक गैस है। अच्छा, इथाइल अल्कोहल की खास बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते ये लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती इसमें। और इसी वजह से इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो इसके साथ तो ज्यादा है इसके कंपेयर में, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, लो हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकले लेकिन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस पाया जाए, तो हम उन मॉलिक्यूल को आपस में क्या बोल सकते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखते हैं आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैं पूछूंगा ये कौन सा आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन से आइसोमर्स हैं, तो हमें इनका क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा कि हाँ भैया आइसोमेरिज्म
कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो आइसोमेरिज्म को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। दोनों पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। फर्दर इनको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो अब नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चर में होने वाला है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला जो है हमारे पास वो है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है डिवाइड किया गया है रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और नेक्स्ट मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट टॉटोमेरिज्म। तो इतने पार्ट्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया गया है। चेन है, पोजीशन है, रिंग चेन है, फंक्शनल है, मेटामेरिज्म है और टॉटोमेरिज्म। तो अब यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें कि टॉटोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में कुछ आपको जीओसी यानी जैसे रेजोनेंस वगैरह की और एरोमेटिसिटी वगैरह की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके बारे में हम लोग जब जीओसी पढ़ लेंगे तो उसी में हम आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए जो स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरा कहलाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है इसको भी आगे चल करके दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक ऑप्टिकल, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरा होगा हमारे पास ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार पूरी तरीके से जो इसका क्लासिफिकेशन है नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलो भाई जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग CI कहेंगे, ठीक है। देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन के बारे में कुछ ना कुछ होगा। पहला कंडीशन तो वही है जो सब में रहेगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म की मेन कंडीशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस कहां होना चाहिए, डिफरेंस इन, डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ चेन, अरेंजमेंट ऑफ चेन, चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूं। इसको चेन के अरेंजमेंट में जो डिफरेंस पाया जा रहा है इसको बिल्कुल सिंपल मैं करता हूं। सिंपल ये है कि इसकी जगह पर आप क्या देख लेंगे, पीसीसी शुड बी डिफरेंट, पीसीसी अगर डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमेरिज्म होगा, वहां चेन आइसोमेरिज्म जरूर पाया जाएगा। अगर पीसीसी डिफरेंट है तो पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन, आईपीएससी में सीख चुके हैं हम लोग पीसीसी कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि सीधे आप पीसीसी पर आ जाइए और आप दोनों तरफ का पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करके दोनों मॉलिक्यूल का देख लेंगे। अगर पीसीसी डिफरेंट आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, चेन आइसोमेरिज्म। और जब पीसीसी में डिफरेंस आएगा तो जाहिर सी बात है चेन के अरेंजमेंट में भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल करते हैं सीधे। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा है CH3 CH2 CH2 एंड CH3, एक मॉलिक्यूल ये दे रखा है आपको और एक दे रखा है CH3 CH CH3 एंड CH3, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ करके आ रहे हैं बीएससी में, नॉर्मल ब्यूटेन है क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा है तो आइसो कहलाएगा, टोटल कार्बन 4 है तो आइसो ब्यूटेन,
ठीक है। अब हमें चेक करना है CI है कि नहीं है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा। देखो 4 कार्बन उसमें भी है, 4 कार्बन उसमें भी है। हाइड्रोजन देख लो, 3 2 5 5 3 8 8 3 8 3 कितने हो गए 11। 3 2 5 5 3 8। अच्छा यहाँ 2 है, 2 कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। 3 2 5 5 2 7 7 3 10। ठीक है, यहाँ भी देख लो 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी सेम निकल गया है। अब क्या आप देखेंगे, सीधे सीधे आप पीसीसी चेक करेंगे। पीसीसी चेक करिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। लेकिन अगर आप यहां बनाएंगे तो 1 2 3, सिर्फ 3 कार्बन की चेन है। तो पीसीसी डिफरेंट, इन दोनों में पीसीसी डिफरेंट है। और जब पीसीसी डिफरेंट हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर, CI। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच है। चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंस आ गया और चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंस आने से स्ट्रक्चर बदल गए, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्योंकि चेन के डिफरेंस की वजह से ये जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसे चेन आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमिना को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप पीसीसी चेक कर लीजिए। अगर पीसीसी डिफरेंट हो गया तो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अभी आगे और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। पोजीशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको शॉर्ट में पीआई कहने वाले हैं, पीआई। अब देखो नाम से पता चलेगा, पहली कंडीशन वही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप MB यानी मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसको शॉर्ट में मल्टीपल बॉन्ड में लिख रहा हूं। ठीक है, SB क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, तो उनके पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। अब इसको और सिंपल करूं, सिंपल करने का तरीका ये है, पीसीसी शुड बी सेम। पीसीसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। चेन और पीआई में यानी सीआई और पीआई में कैसे डिफरेंस करेंगे, सीआई के अंदर पीसीसी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन पीआई के अंदर पीसीसी सेम होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो हमारे पास है CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। ठीक है, और एक है हमारे पास CH3 CH2 CHOH एंड CH3। आप देख सकेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर लीजिए, बराबर निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप OH है, फंक्शनल ग्रुप OH है, फंक्शनल ग्रुप भी बराबर निकल गया। अब आप क्या देखेंगे, आप इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। आप पा रहे हैं कि पीसीसी तो सेम है ना, 4 कार्बन की चेन वो भी बनी, 4 कार्बन की चेन वो भी बन गई। तो अगर पीसीसी सेम है तो पीआई होना चाहिए, बिल्कुल पीआई होगा। लेकिन एक चीज और चेक कर लीजिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप OH लगा है वो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, पहले पोजीशन पर, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, और ये कहां पे लगा हुआ है, OH सेकंड ग्रुप पे लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। तो एक पहले पर लगा है, एक दूसरे पर लगा है, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स यानी पीआई। लेकिन मेन पॉइंट है चेक करने का तरीका गलती ना हो, पीसीसी जरूर चेक कर लिया करिए। पीसीसी सेम निकल गया तो पीआई और पीसीसी डिफरेंट निकल गया तो सीआई। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि देखो एक और तरीका है इन बातों को समझने का कि आइसोमर जो होंगे वो क्या होगा कि उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। तो हम कभी कभी कंफ्यूजन होगा देखने में कि भैया ये स्ट्रक्चर अलग है कि सेम है। हो सकता है वो सेम ही स्ट्रक्चर हो, लेकिन उसको इस मैनर में इस तरह से लिखा गया हो कि वो लग रहा हो कि भैया ये अलग है,
और है वो रियलिटी में सेम स्ट्रक्चर। तो इन सब को चेक करने का एक ही तरीका है कि गलती आपसे ना हो, वो तरीका यह है कि आप उनके आईपीएससी नेम लिख लीजिए। जहां भी कंफ्यूजन आपको समझ में आ रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि भैया स्ट्रक्चर मुझे सेम दिख रहा है कि डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो आप उनके आईपीएससी नेम लिख लीजिए। आईपीएससी नेम लिखने से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर डिफरेंस पाया गया किसी एक जगह भी तो आईपीएससी नेम बदल जाता है, क्योंकि आईपीएससी नेम इतना एक्यूरेट है, पोजीशन वगैरह सब दिखाने पड़ते हैं, नंबर्स वगैरह सब कहां क्या लगा हुआ है। तो अगर डिफरेंट कंपाउंड होगा तो डिफरेंट आईपीएससी नेम आएगा। अगर सेम आईपीएससी नेम आ रहा है, इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं, आप सेम स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं, उसको अलग अलग तरीके से आप सेम ही स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं। तो गलती से बचने का तरीका यह है कि आप आईपीएससी नेम लिख लेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा तो ये ब्यूटेन 1 ऑल है और ये ब्यूटेन 2 ऑल है, साफ साफ आईपीएससी नेम अलग हो गया। जब आईपीएससी नेम अलग हो जाएगा तो हम क्लियर हो जाएंगे कि भैया ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट कंपाउंड है, और डिफरेंट कंपाउंड आइसोमर होगा। भले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि जब तक डिफरेंट नहीं होंगे तब तक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की केमिकल रिएक्टिविटी कुछ और होती है, प्राइमरी अल्कोहल की केमिकल रिएक्टिविटी कुछ और होती है। इसके रिएक्शन करने में, इसके रिएक्शन करने में फर्क पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात का आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर पीसीसी और सीआई को लेकर के, यानी पीआई और सीआई को लेकर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहां पर क्या है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो भाई लोग, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? आप देखेंगे नंबरिंग करके 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, मल्टीपल बॉन्ड बराबर है। लेकिन आप देख क्या रहे हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन है वो आपकी सेकंड कार्बन पर है, और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आपकी पहले कार्बन पर है। यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4, पहले कार्बन पर है। यानी हम इसको बोलने वाले हैं ब्यूट 2 इन, और इसको हम क्या बोलने वाले हैं ब्यूट 1 इन। देखो अलग अलग नाम आ गया कि नहीं आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि पीसीसी सेम है, 4 कार्बन की चेन ये भी है, 4 कार्बन की चेन ये भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पीआई हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर शो करेंगे। चलिए अब आइए इसके बेस पर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म कंपाउंड शो कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है। तो सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे स्टार्ट हो जाइए पीसीसी से, नंबरिंग कर लीजिए 1 2, फंक्शनल ग्रुप जहां से है वहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, जहां से होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कॉन्टिन्यूअस गैस। ठीक है, तो जब नंबरिंग करके देखा तो ये 4 कार्बन की चेन बन रही है, ये 3 कार्बन की चेन बन रही है, यहाँ पर पीसीसी डिफरेंट है, और जहां पर पीसीसी डिफरेंट आ जाता है वो आपस में क्या कहलाते हैं, सीआई, चेन आइसोमर। बस और कुछ करने की नीड नहीं है, बहुत सिंपली क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही काम करते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से कीटो ग्रुप पास पड़ जाए। ये 5 कार्बन की चेन बन रही है, ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है, पीसीसी डिफरेंट है, पीसीसी डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में क्या हो गए, सीआई, चेन आइसोमर। सेकंड वाला भी चेन आइसोमर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीसरे वाले में आप देखेंगे ये 3 कंपाउंड हैं, इनके बीच में बताना है कि आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो इनकी जो पीसीसी है वो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग, वो तो सेम हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो क्लोरीन लगा है 1,2, और यहां पर जो क्लोरीन लगा है 1 2 3, 1,3 पर, यहां जो क्लोरीन लगा है वो 1,4 पर है। तो आप देख रहे हैं कि एक क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी सब्स्टिट्यूट की पोजीशन अगर बदल रही है तो ये आपस में क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो और क्वेश्चन है क्या जी, और क्वेश्चन है, खुद से भी आप ट्राई करेंगे। पहला है हमारे पास आइसोपेंटाइल अल्कोहल और नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो ये नाम दे रखा है तो स्ट्रक्चर बनाइए, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आईपीएससी पढ़ कर क्या है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 हो गया, CH हो गया, CH3। आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और टोटल 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5, और जो सबसे आखिरी वाला कार्बन होगा, मतलब
एंड कार्बन इधर से अगर आप देखेंगे तो एंड कार्बन, ठीक, और OH वहां लगा दो लास्ट में। अगर फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो पहला कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोपेंटाइल और OH हमने लगा दिया। अच्छा, नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है कि नियोपेंटाइल अल्कोहल सेकंड लास्ट कार्बन पर आपको क्या चाहिए, दो मिथाइल लगा दिया, टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और हमने यहां लगा दिया OH। ये हो गया तुम्हारा नियोपेंटाइल अल्कोहल। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे पीसीसी सिमिलर है कि डिफरेंट है, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन मुझे मिल रही है और ये हो गया 1 2 3, मुझे 3 कार्बन की चेन मिल रही है। तो पीसीसी डिफरेंट है, अगर पीसीसी डिफरेंट हो जाता है तो ये हो जाते हैं CI, चेन आइसोमर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये तुम्हारा क्या है और ये इसमें देखेंगे तो पीसीसी रिंग है, इसमें भी पीसीसी रिंग है, ठीक है। ये 5 कार्बन का है और ये तुम्हारा कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। तो 5 कार्बन और 4 कार्बन, पीसीसी डिफरेंट हो गया। तो जब पीसीसी डिफरेंट हो जाता है, पीसीसी अगर डिफरेंट हो जाता है तो वो आपस में क्या होते हैं, चेन आइसोमर कहलाते हैं, वो चेन आइसोमर कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं ये कौन से हो सकते हैं। ये देखो 3 कार्बन का रिंग, एक मल्टीपल बॉन्ड, 3 कार्बन का रिंग, एक मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। इनकी पीसीसी तो सिमिलर दिखाई दे रही है। हम देखेंगे अगर मुझे नंबरिंग करना होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, 1 2 3 और इसमें नंबरिंग करना होगा तो 1 2। तो आप देख सकते हैं कि पीसीसी तो सेम है, 3 कार्बन की रिंग, 3 कार्बन की रिंग, लेकिन डिफरेंस क्या पाया गया, डिफरेंस पाया गया कि ये जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है ये तीसरे पोजीशन पे लगा हुआ है और यहाँ सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पे लगा हुआ है, पहले पोजीशन पे लगा हुआ है। ये जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पर और ये जो सब्स्टिट्यूट लगा है थर्ड पोजीशन पर, कह सकते हैं कि पीसीसी सेम है। और जब पीसीसी सेम होता है तो आपस में क्या होता है, पोजिशनल आइसोमर। आप चेक भी कर सकते हैं, पोजीशन चेंज है, तीसरा पोजीशन पहला नंबर पोजीशन, ठीक है। आइए अब देखो ये ईथर भी है और इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, ठीक है। नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड से करते हैं क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूट होता है। 1 2 3, 3 कार्बन का पीसीसी है और यहां देखेंगे 1 2 3, ये भी 3 कार्बन का पीसीसी है, यानी पीसीसी हमारा तो सेम हो रहा है। हमारी जो पेरेंट चेन है, प्रिंसिपल चेन है, वो तो सेम हो गई। डिफरेंस किस बात का तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें ये जो ईथर वाला ग्रुप यानी ये एल्कोक्सी ग्रुप जो लगा हुआ है सब्स्टिट्यूट, तीसरे पोजीशन पे लगा हुआ है और वो ये कहां पे लगा हुआ है, ये पहले पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इन सब्स्टिट्यूट की पोजीशन बदल गई जिसकी वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे, पीआई। पीसीसी सेम तो डायरेक्ट पीआई। नेक्स्ट आइए, सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन एंड टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन, सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन एंड टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन। चलो बनाते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन क्या होता है, CH3CH, यहां से लगा दोगे NH2। देखो सेकेंडरी पोजीशन से मैंने NH2 को लगा दिया और ये हो गया CH2CH3। और टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन कोई एक टर्शरी कार्बन होना चाहिए, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा उसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी कार्बन। देखो ये कार्बन को मैंने 3 कार्बन से कनेक्ट कर दिया तो ये टर्शरी कार्बन हो गया। टोटल 4 कार्बन भी हैं तो ब्यूटाइल भी हो गया, यहीं से NH2 जोड़ दो। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन और ये टर्शरी ब्यूटाइल एमाइन। अगर हम इनकी पीसीसी सेलेक्ट करें 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और यहां पर हम देखें 1 2 3, मैक्सिमम आप 3 कार्बन की ही चेन बना सकते हैं। तो आप देख क्या रहे हैं कि पीसीसी डिफरेंट हो रही है और जब पीसीसी डिफरेंट होती है तो फिर आपस में क्या होते हैं, CI, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, कुछ तो बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। चलो इसको समझते हैं। देखो यहां पर क्या है, नंबरिंग करके देख लो 1 2 3 और यहां भी नंबरिंग करके देख लो, कहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, पीसीसी सेम हो गया। पीसीसी सेम होने पर सीधे सीधे पीआई, पोजिशनल आइसोमर कर देना है। अब ये 10वां क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ही चलते रहना है। देखो ये 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। 5 कार्बन की रिंग बनी हुई है। तो आप कहोगे भैया पीसीसी तो सेम है, पीसीसी सेम है, तुरंत आपने आंख बंद करके पीआई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपने इसको पीआई कह दिया कि पीसीसी तो सेम है और पीसीसी सेम होने पर पीआई होगा, तो पीआई गलत है, पोजिशनल आइसोमर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, सोचिए। देखो पोजिशनल आइसोमर का मीनिंग तो यही है ना कि भैया किसी ना किसी की पोजीशन तो डिफरेंट होनी चाहिए।
जैसे मान लो OH लगा था एक में, दूसरे में भी OH है, दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। एक में डबल बॉन्ड, दूसरे में डबल बॉन्ड, दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। एक में ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे में भी ट्रिपल बॉन्ड, दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, किसी की पोजीशन तो डिफरेंट होनी चाहिए, उसके लिए वो ग्रुप, वो बॉन्ड सब्स्टिट्यूट सेम होगा, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर इथाइल लगा है, यहां पर कहीं इथाइल है, यहां पर मिथाइल लगे हुए हैं, क्या यहां पर कोई मिथाइल है? नहीं है। यानी जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उनके वो तो सेम ही नहीं है। जो सब्स्टिट्यूट लगा है वो तो सेम ही नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, पोजीशन में कंपेयर कैसे करोगे? ये इथाइल है, यहां दो अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है, तो पीसीसी भले ही सेम है लेकिन ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूट जो लगा हुआ है वो सिमिलर नहीं है। तो जब सिमिलर नहीं है तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कि भैया इनकी पोजीशन में डिफरेंस पाया गया? तो अब ऐसे केस में क्या करना है, सुनिए ध्यान से। भले ही पीसीसी सेम हो जाए, अगर सब्स्टिट्यूट डिफरेंट लगे हुए हैं तो आप उसे चेन आइसोमेरिज्म में शामिल करेंगे। नोट करके यहां पॉइंट लिखेंगे, इफ पीसीसी सेम बट डिफरेंट substitute are present, then compounds are show CI, वो चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूल्स ध्यान से सुनिए। अगर पीसीसी सेम है लेकिन सब्स्टिट्यूट ब्रांच यही डिफरेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे क्या मान लेंगे? CI मानेंगे। दोनों चेन आइसोमर हैं। ठीक है, क्योंकि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको सिमिलर ग्रुप चाहिए होता है। अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूट, सिमिलर ग्रुप, सिमिलर बॉन्ड्स नहीं लगे हुए हैं, सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं लगे हुए हैं, तो हम किस बेसिस पर पोजीशन को डिफाइन करेंगे? ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया तुम्हारा CI और PI। ठीक, उसके बेसिस में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या-क्या फॉर्मेट बन सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए कि अगर कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया जाए और कहा जाए बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो हमें स्ट्रक्चर बनाने का कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कह रहा है C4H10, अब C4H10 में कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो बना के चेक करना पड़ेगा। अच्छा, पहले आप ही मैं एक चीज आपको डिफाइन कर दूं, यहां जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे गए हैं सब एल्केन के हैं। यहां जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सब एल्केन के हैं। देख सकते हैं आप, सबका जनरल फॉर्म सब इसी जनरल फॉर्मूला पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, CnH2n+2। ठीक है, 4 कार्बन पे रख के देख लीजिए, 5 कार्बन पे रख दीजिए, तो ये सारे एल्केन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है अभी हमको। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एल्केन का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिले। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वहां पर फिर एक चीज आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा और वो होगा DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। फिर उसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किस किस तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। हो सकता है डबल बॉन्ड भी हो स्ट्रक्चर में, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ठीक है, हो सकता है कि उसमें अगर कोई दूसरा एटम शामिल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजेंस है, तो फिर उनके कैसे बनाएंगे वो सब आगे की बात है। अभी प्रैक्टिस एल्केन के स्ट्रक्चर पे हमें करना है, जैसे थोड़ा सा हमारा हाथ सेट हो सके, जहन खुले कि हाँ भैया हम कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं C4H10 से। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम C4H10 से। ठीक, चलो अब बनाते हैं। देखो कैसे मैं बना रहा हूं। सबसे पहला काम ये कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 4 कार्बन की हम एक स्ट्रेट चेन बना ले। एक पॉसिबिलिटी थी हो गई। अच्छा, सिर्फ कार्बन कार्बन लाइन नोटेशन आप दिखा लीजिए। ठीक है, पूरा हाइड्रोजन बनाने की नीड नहीं है। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है कि हम एक काम करें कि 3 कार्बन का मेन चेन बनाएं और एक हम सेकंड कार्बन पर ब्रांच लगा लें। यानी एक नॉर्मल वाला बना लिया मैंने और एक आइसो वाला बना लिया। अब ये 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब सोचो क्या कोई तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्योंकि 4 कार्बन का ही चेन है, लिमिटेशन है हमारे पास 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का एक स्ट्रेट बन सकता है, एक 3 कार्बन का बन सकता है और चौथा कार्बन दूसरे पर हम लगा सकते हैं। अच्छा, कोई ये कहे सर आप पहले पे ही लगा लीजिए, कुछ बच्चे होते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे।
तो भैया जो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया ये है तो यही, क्योंकि आईपीएससी में आपको पढ़ा चुके हैं। एक को पकड़ के चलो, अगर सबकी नंबरिंग कर लोगे तो इसका मतलब वो स्ट्रेट चेन है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। इसको क्या तुम सबको काउंट कर ले रहे हो? नहीं कर ले रहे हो ना, इसमें एक छूट जा रहा है, तो यानी ये इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर है। इसी की बात मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे की थी कि सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे पहचाना जाए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो नंबरिंग कर लीजिए और आईपीएससी नेम लिख लीजिए। इसका नाम भी 1 2 3 4 ब्यूटेन है, इसका नाम भी 1 2 3 4 क्या है? ब्यूटेन है। तो ये और ये स्ट्रक्चर तो सेम है, तो जाहिर सी बात है एक ही तो काउंट करोगे, एक आपको हटाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये दो मिलाकर के टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए? दो। C4H10 तीसरा कोई पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है पॉसिबल है, आप बना के देखिए, आईपीएससी नेम लिखिए, बाकियों से भी कंपेयर कर लीजिए, आपका कंफ्यूजन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था C5H12 का। ठीक है, चलो इसमें बनाते हैं 5 कार्बन में। पहली पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है कि हम एक स्ट्रेट चेन बना दें 5 कार्बन का। दूसरी पॉसिबिलिटी आप ट्राई किया करिए आइसो वाला, सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच लगा के देख लो, 4 और 1 5। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 5 में एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, नियो। नियो 5 कार्बन से ही तो स्टार्ट होता है। दूसरे कार्बन पे हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा लिए, 3 और 2 5, 5 कार्बन हो गए। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप सोचिए अपने मन से कोई चौथा स्ट्रक्चर, और जो चौथा स्ट्रक्चर आप सोच पाए उसे बना लीजिए। बना के इन तीनों से कंपैरिजन करा लीजिए, आईपीएससी नेम लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया कि वो स्ट्रक्चर मेरा रिपीट कर गया है। तो स्ट्रक्चर रिपीट ना कर जाए, ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप एक बार नंबरिंग और आईपीएससी नेम लिख करके चेक जरूर कर लीजिएगा। टोटल 3 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, इसमें कोई चौथा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? C6H14, 6 कार्बन का। ठीक, अब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे ब्रांचेस वगैरह लगाने की भी आपको फ्रीडम मिलेगी, आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन। अब मैं क्या काम करूं? दूसरे पर एक लगा लो। ठीक है, दूसरे पर यानी आइसो वाला बना लो। ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं कि एक नियो वाला भी बना सकते हैं। हाँ भाई बना सकते हैं, टोटल 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 बन गया। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और मुझे दिखाई दे रही है। क्या पॉसिबिलिटी है? कि ये जो ब्रांच मैंने सेकंड कार्बन पे लगाया है वो ब्रांच में थर्ड कार्बन पे भी लगा सकता हूं। थर्ड कार्बन पे भी 1 2 3 4 5 6, देखो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीसरे पर ब्रांच लगा हुआ है, एक चौथा स्ट्रक्चर बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है? और भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर एक दूसरे पर मैं मिथाइल और एक तीसरे पर भी मैं मिथाइल लगा लूं। अब देखो इस जैसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं है, चाहे तो नाम लिख के देख लो। इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आप पाएंगे कहीं पर भी हमने 4 कार्बन का 1 2 3 4, हाँ यहां पर तो है 1 2 3 4, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2। अच्छा, यहाँ 2,3 है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखो अलग हो गया कि नहीं? ये दोनों नाम अलग है। जहां भी कंफ्यूजन हो नंबरिंग करो और आईपीएससी नेम लिख लो, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो आपको टोटल कितने स्ट्रक्चर मिले? 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्ट्रक्चर मिले हैं। कोई छठा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, कोई 6 नंबर वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लगता है? बना के देखिए, जैसे मैंने अभी कंपैरिजन करा लिया, एक करके मैंने आपको दिखाया। इसका आईपीएससी नेम लिखा, इसका आईपीएससी नेम लिखा, देखिए दोनों के आईपीएससी नेम डिफरेंट हैं। ये 2,2 है, वो 2,3 है। आईपीएससी नेम डिफरेंट आता जाएगा यानी आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और अगर आईपीएससी नेम सिमिलर आता जाएगा इसका मतलब यह है कि आपने स्ट्रक्चर को रिपीट कर दिया है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7 और H16। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा हाथ सेट हो जाए, चीजें समझ में आने लगे कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, 7 कार्बन का। देखो इसमें कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या काम करेंगे? पहले स्ट्रेट चेन बना लेंगे, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक बिल्कुल नॉर्मल वाला बना लेंगे 7 कार्बन का। एक काम करेंगे, सेकंड कार्बन पर एक लगा लेंगे मिथाइल। ठीक है,
3 3 6 और एक साथ सेकंड कार्बन पर, यानी आइसो वाला बना लिया। एक पॉसिबिलिटी और क्या हो जाएगा कि अगर मैं सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा सकता हूं तो थर्ड कार्बन पे भी मिथाइल लगा सकता हूं। 3 3 6 और एक साथ हो गए, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल लगा सकते हैं। 3 2 5 2 7, ठीक है। दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल लगा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यही चीज हम तीसरे कार्बन पे भी कर सकते हैं। तीसरे कार्बन पर 2 मिथाइल लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल अलग-अलग स्ट्रक्चर बनेगा। आप चाहे तो सबका आईपीएससी नेम लिख करके देख लें, ठीक है। और एक क्या है कि एक दूसरे पे भी लगा सकते हैं, एक तीसरे पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और कि एक दूसरे पे मिथाइल लगा लो और एक चौथे पे लगा लो। देखो जब कार्बन के नंबर्स बढ़ जाएंगे तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी निकल कर आता है, ठीक है। तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चेंज करते हुए चलना है, ठीक है। जहां भी डाउट लगे कि हाँ भाई सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, रिपीट हो रहा है, आईपीएससी नेम लिख के देख लो, ठीक है, या नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से भी आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। हमने एक सेकंड पे लगा लिया, एक फोर्थ पे लगा लिया। और देखो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अभी बन सकती है कि हम एक काम करें कि सेकंड पर एक मिथाइल लगा लें और तीसरे पर 2 मिथाइल का ग्रुप लगा लें। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है कि एक इथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन रख करके, और तीसरे कार्बन पर हम एक इथाइल ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने हैं, 9 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 9 है, ठीक है। तो अब 9 स्ट्रक्चर अब ज्यादा हो गया, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं देगा कि हाँ 9 पॉसिबल स्ट्रक्चर आप सोच पाए, नीट में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बनाएं, ठीक है। लेकिन बस एक प्रैक्टिस के लिए था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो अब और हमारे पास क्या था, हमारे पास है C7 तक हमने बना लिया, C8 बनाओगे, अब 8 कार्बन हो गए तो बहुत पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें लगभग 18 स्ट्रक्चर बनते हैं। अब 9 कार्बन का आ जाएगा आपको एल्केन। अब 9 कार्बन है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगा, इसमें भी अप्रोक्स लगभग 35 स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और इसमें 10 वाले में 70 या 75 के करीब स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अब इसको बनाना नहीं है आपको, बनाना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस भी नहीं करना है कि आप 18 कार्बन 18 स्ट्रक्चर बनाने को बैठ जाएं, ठीक है। इतना प्रैक्टिस ये इस चीज पे नहीं देना है आपको, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने कराया कि थोड़े कम स्ट्रक्चर थे, आपका माइंड में आ जाए, आपके माइंड में कि हाँ भाई किस तरह से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी 18 35 75 स्ट्रक्चर हैं इसमें, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब ऐसा भी नहीं कि हमेशा आपको एल्केन का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैं वो बनाइए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग भी हो सकते हैं, एल्केन के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि हाँ भाई क्या उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या कुछ और मल्टीपल बॉन्ड भी पॉसिबल है, यानी डबल बॉन्ड वाला क्या कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, या ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है क्या इसमें कोई रिंग भी पॉसिबल है, यानी क्या कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी जब आप पता रहेगी तभी तो आप उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। वरना नहीं बना पाएंगे, पता चला आप सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले बना दिए और हो गया कि वो उस फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको सेटिस्फाइड भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आपको पता होना जरूरी है कि हाँ भैया कि मल्टीपल बॉन्ड इसमें शामिल है कि नहीं है, रिंग शामिल है कि नहीं है। उसके लिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला कैसे जाता है उसका मैं एक फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं, लेकिन फॉर्मूले की नीड क्वेश्चन में आपको नहीं पड़ेगी। एक सिंपल तरीका भी सीखेंगे कि बिना ये फॉर्मूला लगाए हम डी निकाल लेते हैं, और फिर डी निकालने पर जितना वैल्यू आएगा उसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। जैसे डी का फॉर्मूला एक होता है 2n+2, ठीक है, माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम। एक्स क्या है यहाँ पर, हेलोजन है, एक्स क्या है, हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। एंड माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। और उस पूरे को डिवाइड कर देना है हमको, 2 से डिवाइड कर देना है। अच्छा यहाँ पर जो n क्या है, n हमको बताता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग du निकालेंगे। अच्छा du क्या होता है, du की वैल्यू अगर 1 आ गई तो अब 1 का क्या मीनिंग समझेंगे। इसका मीनिंग होगा कि उस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, यानी वो एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, या तो वो एक रिंग वाला स्ट्रक्चर है, दोनों साथ में नहीं। या तो डबल बॉन्डेड वाला आप स्ट्रक्चर बनाएंगे या तो फिर रिंग वाले स्ट्रक्चर अलग पॉसिबल होंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड और रिंग एक साथ नहीं, ठीक है। एक डी का ये मीनिंग है। अच्छा डी इक्वल टू
du इक्वल टू टू का क्या मीनिंग है? du इक्वल टू टू का मतलब एक du बराबर एक डबल बॉन्ड या एक du बराबर एक रिंग होता है। तो du टू का मतलब टू डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर अलग बनेंगे, दो साइकिल वाले यानी दो रिंग वाले स्ट्रक्चर अलग बनेंगे। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम उस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड और एक साइकिल दोनों को शामिल कर ले, या तो एक पॉसिबिलिटी है एक ट्रिपल बॉन्ड टीबी लिखे हैं शॉर्ट में, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डीबी यानी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये du का मीनिंग है, du1 का ये मीनिंग है और du2 का ये मीनिंग है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन इसके बेस पर करते हैं तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी। जैसे कह रखा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल फ्रॉम C4H8। अब क्योंकि ये तो एल्केन का मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 4 कार्बन का C4H10, ठीक है, ये C4H8 है। तो अगर एल्केन का नहीं है तो आप सबसे पहला काम करेंगे du निकालना। तो आप du निकालना मैं आपको सिखाता हूं, फॉर्मूले से नहीं, डायरेक्ट देखो, ठीक है। ये जो C4H8 दे रखा है 4 कार्बन का ही आप एल्केन बना लीजिए। जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उसका आप क्या बना लेंगे? एल्केन बना लेंगे। तो C4H10 अपने लैंग्वेज में कहीं प्रोसेस लिख लीजिएगा, जितना कार्बन दे रखा उतने कार्बन का एल्केन बना लीजिए। C4H10 CnH2n+2 फॉर्मूले से, और फिर ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C4H8 उसे रख करके उसे माइनस कर लीजिए। तो नंबर ऑफ कार्बन कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन माइनस करने पर 2 हाइड्रोजन बचा। अब जो भी वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 1। 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 1, यानी ये हमारे du की वैल्यू हो गई 1, हमारा du निकल करके आया है। और du1 पर क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको बताई गई है? du1 पर पॉसिबिलिटी बताई गई है कि एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर और एक साइकिल वाला स्ट्रक्चर। तो अब आपको डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर अलग बनाना होगा, साइकिल वाला स्ट्रक्चर अलग बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। अब देखो क्लियरिटी आई कि नहीं? अगर du ना निकालते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे कौन सा वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर 4 कार्बन के कितने पॉसिबल हैं? 4 कार्बन बनाया, पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बन बनाया, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक ब्रांच लगा लें और यहां पर डबल बॉन्ड लगा लें, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी है, इस 3 के अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी और बन रही है डबल बॉन्ड और 4 कार्बन को लेकर के? नहीं बनेगी, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एक साइकिल। अब साइकिल कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले 3 मेंबर रिंग से स्टार्ट करना। 3 मेंबर रिंग बना लिया, लेकिन हमें बनाने हैं 4 कार्बन वाला। 3 ये बनाया, बाहर एक कार्बन लगा लो, 4, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक 4 मेंबर रिंग, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 2। तो 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर, 3 डबल बॉन्ड वाले। अगर टोटल आपसे पूछेगा तो टोटल आप बताएंगे कि 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अच्छा, अलग अलग भी पूछ सकता है, कहेगा कि C4H8 में ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर बताइए, या कहेगा C4H10 में ओनली डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बताइए, ठीक है। चलो और देखते हैं। अब देखो दे रखा है C3H8Cl2। अब क्या काम करने वाले हैं आप? C3H8Cl2 नहीं, C3H8Cl2 नहीं हो पाएगा, C3H6Cl2, इसको सही कर लेते हैं, C3H6Cl2। अब जो तरीका सिखाने चल रहा हूं समझना। अब देखो इसमें हेलोजन आ गया, अगर हेलोजन एटम आ गया, देखो फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं du। किसी को मेरे बताए गए तरीके में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो फॉर्मूला du का बताया गया उसको रखिए, आराम से आएगा। ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, पूरा पूरा फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा। देखो कितने सिंपल तरीके से। सबसे पहला काम आपको वही करना है कि जितने कार्बन दे रखे हैं उसका एल्केन बना लीजिए। C3H8 होता है S6+2H8, एल्केन का फॉर्मूला यही तो होता है CnH2n+2। आप पहले उसको एल्केन बना लीजिए। अब उसके बाद जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ गिवन है, आपको क्या करना है, एक हेलोजन के बदले में यहां रूल लिख लेंगे, एक हेलोजन को एक हाइड्रोजन मान लेना है। एक हेलोजन के बदले में एक हाइड्रोजन मान के चलेंगे, ठीक है। तो 2 हेलोजन मतलब 2 हाइड्रोजन। तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बन गया? C3H8। अब जब माइनस करेंगे तो सब कैंसिल हो गया, यानी du कितना आ रहा है? du आपका 0 आ रहा है। मीनिंग ये है कि ना तो इसमें कोई डबल बॉन्ड है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो रिंग है। आप सिंपल सिंपल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड वाला ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए 3 कार्बन को लेकर के और 2 क्लोरीन को लेकर के स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3,
ठीक है, 3 कार्बन बना लिया। अब 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन कैसे कैसे लगा सकते हैं, पहले पर ही दोनों क्लोरीन लगा लो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3, एक पहले पे लगा लिया, एक दूसरे पे लगा लिया, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। और क्या एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, पहला, दूसरा और तीसरा, एक पहले पे क्लोरीन लगा लिया और एक तीसरे पे क्लोरीन लगा लिया, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 2 3, ठीक है, दूसरे पर ही दोनों क्लोरीन लगा लिया। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसके अलावा कोई पांचवा स्ट्रक्चर नहीं है, तो चाहे तो आप चेक करके देख लीजिए। देखो, पहले पर दोनों हेलोजन, पहले दूसरे पर, पहले तीसरे पर और दूसरे पर फिर से डाई वाला, टोटल 4 स्ट्रक्चर बन करके आएंगे। लेकिन ये पता कैसे चला कि मुझे सिंगल बॉन्ड वाला बनाना है या क्या करना है, ड्यू से बहुत चीजें इजी हो जाएंगी। अगर हेलोजन आएगा तो हेलोजन हटा करके उसे हाइड्रोजन सपोज कर लीजिएगा और फिर सॉल्व करके ड्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए, C4H10O दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, C4H10O। पहले ड्यू निकालते हैं। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बदले में कोई हाइड्रोजन नहीं आता है, ऑक्सीजन को बस सीधे सीधे निगलेक्ट कर देना है। पहले 4 कार्बन का एल्केन बना लीजिए, 4 कार्बन का एल्केन C4H10 ही होता है। हमने 4 कार्बन का एल्केन बना लिया, ठीक है। अब आप क्या काम करने वाले हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है उसे उतार लीजिए, C4H10। ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है, ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देना है सीधा सीधा। और इसको जब माइनस करेंगे तो ये भी कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, DU 0 आ गया। यानी पूरे स्ट्रक्चर में ना तो कहीं कोई डबल बॉन्ड आ सकता है, ना तो कहीं पर कोई साइकिल आ सकता है। आपको सिंगल बॉन्ड वाले ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने हैं एक ऑक्सीजन को लेकर के, ठीक है। अच्छा, ये DU निकालने के लिए हिंट दे रहे हैं, मतलब ट्रिक दे रहे हैं कि ऑक्सीजन निगलेक्ट करके तब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट करना है, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन को लेकर के आप खुद सोचिए क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। आप आईपीएससी पढ़ करके आए हैं, अगर आप रैंडम बनाना स्टार्ट करेंगे तब तो दिक्कत आएगा भाई, ठीक है। इसलिए रैंडमली काम नहीं करना है। एक ऑक्सीजन को लेकर के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक ऑक्सीजन को लेकर के 2 पॉसिबिलिटी है बस, आईपीएससी में आप पढ़ करके आए हैं। सिंगल बॉन्ड के साथ एक एल्कोहल पॉसिबल है और एक ईथर पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो एल्कोहल बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 कार्बन का 1 2 3 4, एक OH लगाया। एक पॉसिबिलिटी और क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन है, दूसरे पर OH लगा दिया, ठीक है। अब और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम इसमें ब्रांच भी बना सकते हैं, 1 2 3, एक ब्रांच बना दिया और एक OH यहां लगा दिया, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। देखो और क्या बना सकते हैं, 1 2 3 4 यहां पर है, यहीं पर OH लगा दिया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और मेरे ख्याल से नहीं बनेगी, ठीक है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए, 4। चलो ईथर वाला देखो, ईथर क्या होता है, हमने 3 कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, एक कार्बन लिया। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन रखना है, टोटल 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन। हम इसमें चेंज कर सकते हैं, 2 2 कार्बन दोनों तरफ रख सकते हैं। हम इसमें ये भी चेंज कर सकते हैं कि हम इसमें एक ब्रांच वाला ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक। तो ये जाकर के आपका इसमें टोटल 3 स्ट्रक्चर ईथर में भी पॉसिबल है। तो टोटल 4 और 3 कितने हो गए, 7 स्ट्रक्चर। ईथर में 3 बनेंगे और एल्कोहल में 4 बनेंगे। भाई 3 इधर, एक इधर, 2 इधर, 2 इधर, इसमें एक आइसो वाला बना ले और एक इधर एक रख ले, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। और OH वाला देखो, सारे पॉसिबिलिटी 4 3 7 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ठीक है। इसलिए DU निकालना जरूरी है, DU से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C5H10। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, अब हमको इसको बताना है कि इसमें कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको DU पर जाना पड़ेगा। तो DU इक्वल टू कैसे निकालते हैं, देखो 5 कार्बन दे रखा है, 5 कार्बन का सबसे पहले आप एल्केन बना लेंगे तो C5H12 हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है C5H10 उसको आप माइनस कर लेंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो कार्बन के नंबर तो कैंसिल हो जाएंगे, हाइड्रोजन बच रहा है 2, उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो DU की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
अब DU1 पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? DU1 पर पॉसिबिलिटी है आपका कि एक डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और एक साइकिल वाले स्ट्रक्चर भी होंगे, ठीक है। तो अब वन डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं 5 कार्बन को लेकर के। पॉसिबिलिटी ये है कि पहले एक स्ट्रेट चेन बना लीजिए 5 कार्बन का, 3 2 5। अब इसमें डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट करिए। कैसे कैसे लगा सकते हैं? एक आप तो पहले कार्बन पे लगा लीजिए। अब एक पॉसिबिलिटी और है, 3 4 और 5 आप दूसरे कार्बन पे भी लगा सकते हैं। अब आप कहोगे सर तीसरे पे लगाइए, तो वो तीसरा कार्बन नहीं होगा, क्योंकि आईपीएससी के रूल के हिसाब से नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़े, तो आप जब इधर से करेंगे तो वो दूसरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो सेम स्ट्रक्चर ये बन करके आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर रिपीट ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप नंबरिंग का ध्यान रखते रहेंगे, आईपीएससी नाम लिख करके बीच बीच में चेक करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, जब कॉन्फिडेंस पूरा हो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है देख करके कि पहला दूसरा इधर से भी लगाओगे तो पहला दूसरे पर ही आ जाएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में पॉसिबल हो सकते हैं। अभी एक चांसेस ये है कि अगर हम एक आइसो वाला बना ले, आइसो वाला मैंने बना लिया भाई, ये आइसो पेंटेन हो गया। अब इसमें मुझे डबल बॉन्ड लगाना है, तो कहां कहां लगा सकते हैं? मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं यहां से लगाने में, एक यहां लगा दिया, तो ये एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। फिर से बना लो आइसोपेंटेन, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है? अब बीच वाले कार्बन पे लगा लो यहाँ पर, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? लास्ट वाले कार्बन पे लगा लो, मतलब इधर से लास्ट वाले पे लगा लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉसिबिलिटी हो गए आइसो पर। अच्छा, 5 कार्बन पे नियो भी बनता है, नियो बना के देख लेते हैं। नियो आपने बना लिया, 5 कार्बन पे नियो की भी तो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, आपको डबल बॉन्ड लगाना है। नियो में आप कहां डबल बॉन्ड लगाएंगे? अगर आप यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, जबकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। तो टोटल यही एक पॉसिबिलिटी है। देखो, जब भी आपको लगे कि हाँ आगे कुछ और पॉसिबल हो सकता है, एक बार जरूर बना के देख लो। जब बना के देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भैया सही गलत या कितनी पॉसिबिलिटी और बची हुई है। अब मुझे लग रहा है मैं कुछ भी सोच लूं इससे आगे तो नहीं बढ़ने वाला हूं। यानी टोटल कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो गए? 5 हो गए डबल बॉन्ड वाले, 1 2 3 4 5। अब आ जाइए साइकिल वाले। तो जब भी आप साइकिल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमेशा 3 मेंबर रिंग से स्टार्ट करना है। 3 मेंबर रिंग बनाया और 2 कार्बन बच गए, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? दोनों कार्बन इसी पे लग सकते हैं, 3 2 5। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इथाइल लगा हो, 3 ये हो गया, 4 और एक 5 ये हो गया। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पे हो सकता है, ठीक है। तो 3 मेंबर रिंग में ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। अब आ जाइए 4 मेंबर रिंग में आगे बढ़ जाइए। 4 मेंबर की रिंग, एक पांचवा कार्बन, ठीक है। अब और कुछ तो बना नहीं सकते इसमें, तो हम बचेंगे सिर्फ लास्ट में हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग बना लिया तो टोटल 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी बन गए। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास 10 पॉसिबल है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। C4H7Cl, पहला काम DU निकालना है। 4 कार्बन का आप क्या बना लेंगे? एल्केन। 4 कार्बन का एल्केन C4H10 होता है, कई बार बता चुके हैं। इस फॉर्मूले से आपको बनाना है CnH2n+2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। फॉर्मूला जो आपको बताए थे DU का, क्या कहीं पे मैं लगा रहा हूं? नहीं लगा रहा हूं, उससे आसान तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या काम करने वाले हैं? 4 कार्बन ये जो दे रखा है, C4 लिख लिया। हैलोजन का मीनिंग आपको समझाए थे, एक हैलोजन का मीनिंग एक हाइड्रोजन मान लेना। DU निकालते वक्त एक हाइड्रोजन और 7 हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। और इसको माइनस कर लो, जब माइनस करोगे तो ये बचेगा 2 हाइड्रोजन, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बच गया। यानी DU की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब जब DU की वैल्यू 1 आ गई तो क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है? तुम्हें पॉसिबिलिटी दिखेगी कि भैया मुझे एक डबल बॉन्ड भी लगाना है और एक साइकिल वाला भी मैं बना सकता हूं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड वाले और एक साइकिल वाले अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ठीक है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं एक डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो पहले तो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में बना लीजिए, ठीक है। अब एक काम करिए कि आप एक क्लोरीन भी लगा लीजिए, एक पहले कार्बन पर ही। अब इसी में आपको एक डबल बॉन्ड भी लगाना है। हमने पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड लगा दिया। अब पहले कार्बन पे, मतलब यहां जिस कार्बन पे तुमने अभी क्लोरीन लगा रखा है उस पे लगे रहने दो और डबल बॉन्ड को चेंज करते चलो। डबल बॉन्ड को चेंज करते लो। अब कहां लगा सकते हो? यहां लगा सकते हो, ठीक है। अभी एक पॉसिबिलिटी और है। एक पॉसिबिलिटी क्या है? तुम यहां भी लगा सकते हो,
तो तुमने इस एक स्ट्रक्चर को बेस बना करके तुमने और स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसमें स्ट्रेट चेन में इस तरह की कोई और पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ठीक है, यानी जो तुमने क्लोरीन लगा रखा है, यहां जो तुमने क्लोरीन लगा रखा है इसको लेकर के तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब थोड़ा सा और चेंज करो, फिर से काम करते हैं कि हम एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमने क्लोरीन यहां लगा लिया, इधर से मैंने दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा लिया। अब मुझे डबल बॉन्ड लगाना है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं यहां एक डबल बॉन्ड लगा लूं, ठीक है, और देखो फिर उसके बाद 1 2 3 4 और एक क्लोरीन यहां लगे रहने दो, एक क्लोरीन अभी लगे रहने दो। देखो और क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मैंने यहां लगाया, इस बार तुम डबल बॉन्ड यहां लगा लो, ठीक है। और देखो और क्या हो सकता है, यहां पे क्लोरीन लगे रहने दो, इस बार डबल बॉन्ड यहां लगा लो, ठीक है। अब ये देखो तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये हमने बना लिया, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड और क्लोरीन लगा करके। और देखो क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि इधर मैंने लगाया, फिर इसके बाद चेंज करके इस वाले पे लगा लिया। अब अगर तुम यही चीज यहां से स्टार्ट करोगे तो फिर से वो ऐसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा, चाहे इधर से स्टार्ट करो चाहे फिर यहां पे लगाओ, तो ये और फिर ये, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर फिर वही सिमिलर हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर हो गए। अब इसी में हम क्या काम करने वाले हैं, इसी में हम क्या काम करने वाले हैं कि आपके ब्रांचेस वाले बनाते हैं, 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन था, 3 कार्बन रहने दो। अब इसी में कोई एक ब्रांच बना लो, ठीक है। अब मुझे एक क्लोरीन लगाना है, मैंने यहां एक क्लोरीन लगा दिया, आइसो वाला बना दिया। अब डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड कहां लगाऊंगा, मैं यहां लगा सकता हूं, कार्बन के 4 बॉन्ड ही रहेंगे, ठीक है। क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकता हूं, ठीक है। अब चाहे मैं यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं, बात तो एक ही होने वाली है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो गया, ब्रांच ही रहने दो। अब मैं क्लोरीन की पोजीशन बदल रहा हूं, मैं क्लोरीन की पोजीशन यहां लगा दूं, ठीक है। अब जब मैं क्लोरीन पोजीशन यहां लगा दूंगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। अब मैं डबल बॉन्ड तो कहीं लगा नहीं सकता, ना यहां लगा सकता ना यहां लगा सकता, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड तो 5 हो जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, करना ये है कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये बना के चेक करना पड़ता है। फिर अच्छा आप सोचो कि 4 कार्बन में सिर्फ आइसो ही तो पॉसिबल होता है, 4 कार्बन का नियो तो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए ब्रांच वाले सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर बन पाएंगे, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्ट्रक्चर बन गए हैं डबल बॉन्ड वाले। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटी थी, और सभी स्ट्रक्चर अलग हैं, ठीक है। आप भी ट्राई करिएगा, कहीं अगर कोई नया स्ट्रक्चर कोई अलग स्ट्रक्चर आपके हिसाब से होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो हो गया, मैंने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली है, ठीक। अब ये सीधे सीधे वाले थे, ये ब्रांचेस वाले थे, यानी हमने एक नॉर्मल चेन बनाई और एक मैंने आइसो बनाया, और 4 कार्बन में नॉर्मल और आइसो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो होती नहीं है, ठीक है। अब और देखो क्या हो गया, डबल बॉन्ड वाले सारे मैंने बना लिए। अब एक साइकिल वाला स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डीयू तो एक है, डीयू एक का मतलब डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है और साइकिल भी पॉसिबल है, ठीक है। 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए 3 कार्बन रिंग से स्टार्ट करना होगा, चौथा कार्बन मैंने यहां लगा दिया। अब क्लोरीन कहां कहां लगा सकते हैं इस तरह के केसेस में, अभी देखो बहुत पॉसिबिलिटी है, मैं क्लोरीन यहां लगा सकता हूं, ठीक है। और क्या बन सकता है, देखो अभी यहीं पे लगे रहने दो, अब क्लोरीन मैं इस वाले कार्बन पे ऊपर लगा दूं, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक कार्बन यहां रहने दो, क्लोरीन यहां लगा दो, ठीक है। अब मुझे लगता है और कोई पॉसिबिलिटी 3 मेंबर रिंग में तो नहीं है, अब सीधे मैं 4 मेंबर रिंग में आ जाऊंगा और एक क्लोरीन कहीं भी लगा दो, तो 4 कार्बन और एक क्लोरीन को लेकर के टोटल 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे और 8 बन जाएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 12 स्ट्रक्चर बन रहे हैं C4H7Cl के अंदर, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वो क्या है, C5H8। तो चलो भाई C5H8 एक नए फ्रेश पेज पे देखते हैं, C5H8। अच्छा उसमें कुछ कंडीशन भी लिख रखी है ना, क्या कंडीशन लिख रखी है, ओनली मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कह रहा है बनाने के लिए, ठीक है। पहले देखते हैं डीयू कितना आ रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी आ रही है और कौन सा कंडीशन तुमसे कह रहा है बनाने के लिए। C5H8 के लिए क्या करने वाले हैं, पहले 5 कार्बन का आप एल्केन बना लीजिए, 5 कार्बन का एल्केन होता है C5H12, ठीक है। और हमारे पास है
है C5H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, माइनस करेंगे कार्बन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 हाइड्रोजन, उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास बचेगा 2, यानी Du की वैल्यू तो 2 आ गई। अब 2 पर क्या क्या पॉसिबल है, देखो 2 पर पॉसिबल है 2 डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर, 2 पर पॉसिबल है 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर, Du2 पर पॉसिबल है एक डबल बॉन्ड और एक साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर, और 2Du पर पॉसिबल है एक ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, यानी 4 पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो भाई तो हो गया, बहुत टाइम लगेगा, तो नहीं देगा ऐसा क्वेश्चन, नीट में तो नहीं होने वाला ना, पॉसिबल नहीं है भाई। तुम 4 पॉसिबिलिटी है, चारों में अच्छा खासे स्ट्रक्चर बनेंगे, पूरा टाइम लेने वाला है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में कंडीशन लगा रखा है कि सिर्फ आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बताने हैं, वो भी मोनोसाइक्लिक, यानी जिसमें एक रिंग पाया जाए। तो एक रिंग वाली पॉसिबिलिटी ये है, आपको ये वाला नहीं बताना, ये वाला नहीं बताना, ये वाला नहीं बताना, सिर्फ आपको ये बताना है 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 साइक्लिक, 1 साइकिल, ठीक है, 1 साइकिल, ठीक है, ये वाला कंडीशन बताना है। तो चलो ये वाला बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 कार्बन को लेकर के हमको बनाना है जिसमें एक डबल बॉन्ड भी हो और रिंग भी हो, ठीक है। सबसे पहले 3 मेंबर रिंग से स्टार्टिंग करनी है। 3 मेंबर रिंग कर लिया, 3 कार्बन ये हो गए, 2 कार्बन बचा है 4 और 5। अब मैं डबल बॉन्ड कहां लगाऊं, डबल बॉन्ड में लगाना स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसी में देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं डबल बॉन्ड इस पे भी लगा सकता हूं, एक इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ऊपर 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, ठीक है। अभी इसी में देखो और पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्या हो सकता है, मैं यहां पे भी 2 डबल बॉन्ड लगा सकता हूं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब यहां पर भी तो लगा सकता हूं मैं डबल बॉन्ड। अच्छा, पूरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि साइकिल के अंदर ही हो, साइकिल के बाहर भी हो सकता है, बस मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाइड कराना है ना। 5 कार्बन होने चाहिए, एक रिंग होना चाहिए और एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको लेकर के आपसे पूछा है कि हाँ भैया कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारी पॉसिबिलिटी हो गई। अभी जो मैंने रिंग पर इथाइल लगाया था, रिंग पर इथाइल लगा करके 4 स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। फिर एक काम करो, 3 मेंबर रिंग लो और एक काम करते हैं, यहां पर 2 कार्बन, 5 कार्बन मैंने कंप्लीट कर लिए। अब डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट करो। डबल बॉन्ड कहां कहां लग सकता है, डबल बॉन्ड यहां पे लग सकता है और कहीं लग सकता है। कोई सोचे कि हाँ सर यहां यहां लगा ले, यहां लगा ले, नहीं लगा सकते क्योंकि इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा था, डबल बॉन्ड बनाया तो वो 5 बॉन्ड हो गया, तो यहां पॉसिबल नहीं हो सकता, और कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। और कहीं भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर कहीं भी लगाओगे तो 5 हो जाएंगे, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी इसमें। और देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक कार्बन तुमने यहां लगाया, 3 1 4, और एक कार्बन यहां लगा दिया, 5 हो गए। 5 हो गए तो डबल बॉन्ड कहां कहां लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड हम यहां लगा सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हैं। और देखो इसी में देखो डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी, ठीक है, यहां लगाए थे, अभी हम डबल बॉन्ड क्या कर सकते हैं, दोनों मिथाइल के यहां पर लगा सकते हैं, एक मिथाइल यहां पर, एक मिथाइल यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया। ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं बना था, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल और भी हो सकता है। देखो एक ऐसा था, तुम यहां पे भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड, तुम यहां पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक। तो टोटल 5 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, क्या है दिक्कत है। अच्छा, कोई कहे सर मैं यहां लगा लूं तो ये स्ट्रक्चर तो सेम ही है, नंबरिंग जब तुम करोगे तो डबल बॉन्ड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसलिए इसको हटाओ, एक यहां बन गया। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस पे सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब हम काम ये करेंगे कि एक कार्बन इधर और कोई और कार्बन की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, मुझे लगता है 3 मेंबर रिंग में हमने सारी पॉसिबिलिटी कर लिया, ठीक। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इसी में बन गए। चलो देखेंगे आगे और बना के देखते हैं, पहले 4 मेंबर रिंग स्टार्ट करते हैं। 4 मेंबर रिंग, ठीक, और एक पांचवा कार्बन, पांचवा कार्बन डबल बॉन्ड लगाना है, बाहर ही लगा लो, एक पॉसिबिलिटी हो गई। और क्या पॉसिबिलिटी हो गई, 4, एक डबल बॉन्ड यहां लगा लिए, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो गई, 4 ये हो गया, डबल बॉन्ड थोड़ा सा दूर लगा लो, ठीक है, एक ही हो गया। तो इसमें बन गए तुम्हारे 3, ठीक। और इसके बाद बचा 4 के बाद 5 मेंबर रिंग ही बचेगा, 5 मेंबर रिंग और एक डबल बॉन्ड हमने लगा लिया। अब इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ, कोई ग्रुप तो लगा नहीं है, पोजीशन हमेशा सेम रहने वाली है। तो 5 मेंबर रिंग यानी 5 कार्बन हमने कंप्लीट कर लिया। कितना स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल 12 स्ट्रक्चर बने हैं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आप भी ट्राई करिएगा, 12 स्ट्रक्चर बनेंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी? अच्छा, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने रैंडम स्ट्रक्चर नहीं बनाया। मैंने पहले एक बनाया, उसमें डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट किया सोच समझ के कि कहां कहां क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने सब किया। फिर मैंने एक दूसरा पॉसिबिलिटी बनाया 5 कार्बन का, उस पर डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़े हैं। रैंडम नहीं बनाना स्टार्ट किया कि 1 2 3 मेंबर बनाया, फिर 4 मेंबर बनाया, फिर जो मन में आया वो बनाते गए। रैंडमली बनाओगे तो नंबर में कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं 12 पे रुकूं कि ना रुकूं कि और ढूंढता रहूं। ठीक है, ऐसे बनाते चले गए, 3 से 4 पर आए, 4 पर 5 पर आए। अब मुझे पता है ना, बस अब इसके आगे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, चलिए और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। C3H6O, देखो भाई मैं अभी एक ही फॉर्मेट पे काम कर रहा हूं कि मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे करके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर निकलवा रहा हूं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हैं उसे कैलकुलेट करवा रहा हूं। अब इसका यही तरीका है कि आप स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह पे मत जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का यही एक मकसद है कि हम जेन्युइन स्टडी आपके सामने लेकर के आए, एक ऐसा कंटेंट आपके सामने ले आए जो कि एजुकेशन से पूरी तरीके से फुलफिल हो। ठीक है, जिसमें हमारे काम की बातें हो, जो हमारे सिलेक्शन में आगे बढ़ने के लिए काम आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम इसमें मैक्सिमम टाइम बातें करते रहें, हंसी मजाक करते रहें, शायरी सुनाते रहें आपको। ठीक है, और हम पढ़ाई की बातें ना करें। ठीक है, वो भूल जाएं, कंटेंट थोड़ा सा दें, इधर उधर की बातें ज्यादा करें। मेरा पूरा फोकस यही रहता है, मेरा भी, सलीम सर का भी, या जो भी इस प्लेटफॉर्म पे टीचर आएगा पढ़ाने के लिए, उसका पूरा एम, पूरा फोकस ही यही है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, जो एक्चुअल में पढ़ाई होती है केमिस्ट्री, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं कि आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाए। ठीक है, चलो भाई, C3H6O, अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, इसके बाद मैं इसी टाइप की कोई दूसरा क्वेश्चन ले आऊंगा, फॉर्मेट चेंज करूंगा कि क्या क्या फॉर्मेट पॉसिबल है आपके एग्जाम में। सारा फॉर्मेट अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है, अगर मैक्सिमम फॉर्मेट मुझे पता हो कि भैया इस चैप्टर से, इस टॉपिक से इतने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इतने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तब तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक, C3H6O, पहला काम आपको क्या करना है, जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपको एल्कीन बना लेना है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन आने पर ऑक्सीजन को निगलेक्ट करके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसे लिख करके माइनस करके जो वैल्यू आए उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका DU हो जाता है, DU1। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक डबल बॉन्ड वाला और एक तुम्हारे पास है साइकिल वाला। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड वाले अलग बनने हैं और एक साइकिल वाले अलग बनने हैं। अब जैसा मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं, वैसे पहले पॉसिबिलिटी सोचो। जब सोच लोगे तो स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक ऑक्सीजन वाला किया था, लेकिन वहां पे DU 0 आया था। तो जब DU 0 आता है, यानी कोई डबल बॉन्ड तो नहीं हो सकता। तो एक ऑक्सीजन को लेकर के क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? हमारे पास दो टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्कोहल और एक ईथर। तो हमने अल्कोहल और ईथर को लेकर के बना लिया था, लेकिन इस बार भी एक ऑक्सीजन है लेकिन एक डबल बॉन्ड है। अब देखो, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम ऐसा अल्कोहल बनाए जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए, हम ऐसा ईथर बनाए जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए। हम कीटोन भी तो बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, DU1 होती है और एक ऑक्सीजन भी है। अच्छा, मैं एल्डिहाइड भी तो बना सकता हूं, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद कार्बन से H लगाओ, CHO। यानी इस बार पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। इस बार पॉसिबिलिटी बढ़ी है अल्कोहल की, इस बार पॉसिबिलिटी बढ़ी बढ़ी है ईथर की और एल्डिहाइड और कीटोन की भी। यानी अब टोटल 4 पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अब जब मेरे दिमाग में आ चुका है कि मुझे एल्डिहाइड भी बनाना है, मुझे कीटोन भी बनाना है, मुझे अल्कोहल भी बनाना है, मुझे ईथर बनाना है, तब तो हम सोच पाएंगे। नहीं तो हम एक ऑक्सीजन को लेकर क्या क्या बनाते फिरेंगे। ठीक है, जब हमने ये 4 पॉसिबिलिटी सोच ली, अब पहले अल्कोहल से स्टार्ट करो कि मैं पहले अल्कोहल वाला बना ले जाऊं सब। ठीक है, चलो अल्कोहल वाला बनाते हैं। ठीक, अब अल्कोहल में 3 कार्बन लेना है मुझे, 1 2 3, और 3 और 1 OH लगा लीजिए। पहले जो लगा लो, अब उसके बाद डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट करो। डबल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं, 1 2 3 और OH, और डबल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, 3 कार्बन में कोई ब्रांच तो पॉसिबल नहीं है। जब ब्रांच पॉसिबल नहीं है तो मैं अल्कोहल की पोजीशन बस चेंज कर सकता हूं। मैंने यहां OH लगा दिया, 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो मैं एक डबल बॉन्ड भी लगा सकता हूं।
अब पॉसिबिलिटी खत्म, अल्कोहल की यही तीन पॉसिबिलिटी बन पाएगी क्योंकि तीन ही तो कार्बन है और डबल बॉन्ड भी लगा दिया मैंने, OH भी लगा दिया। अच्छा, अब अल्कोहल अगर मैं बना चुका हूं तो अब आ जाते हैं हम लोग ईथर पे। पहले ईथर बना के खत्म करो इसको कहानी, ठीक है। चलो ईथर बनाते हैं, एक दो और एक ऑक्सीजन और एक ही हो गया, मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ क्या ईथर में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? तुम्हें एक तरफ दो कार्बन और एक तरफ एक कार्बन तो रखना ही पड़ेगा, तो टोटल ही तीन कार्बन हो गए, ना कोई ब्रांच बन पाएगा, ना तुम कुछ मल्टीपल बॉन्ड इधर उधर कर सकते हो। ईथर की एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये तुम्हारी ईथर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आओ एल्डिहाइड बनाते हैं, कुछ एल्डिहाइड बनाते हैं। देखो एल्डिहाइड तीन कार्बन पे क्या बन सकता है? एल्डिहाइड बन सकता है C डबल बॉन्ड OH, यही तो एल्डिहाइड है। अच्छा, डबल बॉन्ड मैंने यही यूज कर लिया, अब कहीं और यूज करोगे नहीं, कहीं और यूज करोगे तो DU2 हो जाएगा। अच्छा, तीन कार्बन के एल्डिहाइड ऐसे ही तो बना सकते हो क्योंकि एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो टर्मिनल पोजीशन पे रहता है, या तो यहां लगाओगे या तो यहां लगाओगे, बात तो एक ही हुई, एल्डिहाइड का एक बन गया, ठीक है। और क्या बन सकता है? एल्डिहाइड के बाद पॉसिबिलिटी है कीटोन की, ठीक है। तो देखो कीटोन में, कीटोन तो तीन कार्बन से ही स्टार्ट होता है, एसीटोन, कीटोन तो तीन कार्बन से ही स्टार्ट होता है ना भाई, तो इसमें तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, तो लाइंस मैंने सब बना लिया, क्या मुझे कहीं रुकने की जरूरत पड़ी या कुछ और सोचने की? क्योंकि वो काम मैंने पहले ही कर लिया। अब कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह, टोटल 6 स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अब आइए साइकिल पर। अब साइकिल में क्या है, मैं 3 मेंबर रिंग से स्टार्ट करना चाहूंगा, उसमें एक ऑक्सीजन है, 3 मेंबर रिंग और एक OH, और कुछ बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, 3 मेंबर रिंग, अब इसमें दो कार्बन है, कार्बन दो है और एक ऑक्सीजन है, मैंने CH3 इधर लगा लिया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और देखो, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं यही 3 मेंबर ऐसे कर लूं, ठीक है। अब देखो, एक दो, दो कार्बन हो गया, मैं CH3 यहां भी लगा सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिंग जो होता है वो तीन कार्बन से ही स्टार्ट होता है। मैंने तीन कार्बन का रिंग बना लिया, ये भी 3 मेंबर वाला है, इसमें दो कार्बन लेकिन एक ऑक्सीजन लगाया, तो बाहर मुझे एक कार्बन लगाना पड़ गया। यहां पर भी काम किया कि ऑक्सीजन है तो बाहर मुझे एक लगाना पड़ गया। अच्छा, ये नहीं बन सकता ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो चुकी है। ये वाला जो मैंने बनाया था ना, फिर से बना के दिखाता हूँ, तो किस तरह चेक करना पड़ता है, नहीं भाई गलत हो जाएगा। एक दो और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 हो गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, नॉर्मली वो दो बॉन्ड बनाता है, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा तो गलत हो गया ना। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए? टोटल यही बना है, मैं बना सकता हूँ, एक ये बना सकते हैं और एक हम लोग ये बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ बना सकते हैं? तीन ही कार्बन का है, ना ना कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए तुम्हारे? दो हो गए, तो ये हो गए 6 और 2 8, साइकिल वाले दो और डबल बॉन्ड वाले टोटल 6 हो चुके हैं, ठीक है। चलो भाई लोग, और देखा जाए और क्या हो सकता है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट DU। अब आते हैं दूसरे फॉर्मेट की तरफ। अब किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब सीधे कह रहा है DU निकालो, तो DU आराम से निकाल सकते हैं, अभी तरीका सीखें। ऑक्सीजन को निगलेक्ट करना है, चार कार्बन का तुम्हें क्या बनाना है? चार कार्बन का एल्केन, चार कार्बन का एल्केन होता है C4H10, और चार कार्बन का तुम्हें क्या बनाना है? ये जो लिख रखा है लिखो, ऑक्सीजन हटाओ, माइनस करो, चार हाइड्रोजन बचा, 2 से डिवाइड किया, बचा 2, इसका DU2 आ गया। अच्छा, नाइट्रोजन वाला भी केस मैंने आपको नहीं बताया था। नाइट्रोजन जब भी आता है तो आपको एक हाइड्रोजन माइनस करना होता है। नाइट्रोजन के बदले में, नाइट्रोजन के बदले में एक हाइड्रोजन कम कर लेना, एक हाइड्रोजन कम कर लेना, ठीक है, DU निकालते वक्त, ठीक। तो पहला काम ये है कि जितना कार्बन है उसका एल्केन बना लो। 7 कार्बन का एल्केन होता है 16, C7H16, और C7H9 था, एक हाइड्रोजन कम किया तो H8 हो चुका, माइनस कर लीजिए, ये कैंसिल, यहां बचेगा 8 हाइड्रोजन, 2 से डिवाइड किया तो DU कितना आ गया? 4, इसके लिए DU 4 होगा। आप चाहे तो आपके पास फॉर्मूला है 2n+2 वाला फॉर्मूला, लेकिन उसमें टाइम टेकन है, ये फटाफट हो जा रहा है, ठीक है। अब आओ C6H7Cl, 6 कार्बन का एल्केन बनाओ, 6 कार्बन का एल्केन होता है C6H14, और एक क्लोरीन का मतलब एक हाइड्रोजन ऐड कर लेना, C6H8, माइनस करोगे ये आ जाएगा 6 हाइड्रोजन, 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। अच्छा, अब रिंग वाला ये आ गया, अब कहोगे सर इसमें कैसे
कैलकुलेशन वगैरह करें, बहुत सिंपल है। तुम्हें पता है ना, एक डबल बॉन्ड मतलब एक डीयू, एक रिंग मतलब एक डीयू। बस कैलकुलेट कर लो कितने डबल बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड है, मतलब 4 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो 4 ये हो गए प्लस, ठीक है। अब रिंग कितने हैं, एक और एक दो, दो रिंग, 4 और 2 6, डीयू तुम्हारा कितना आ गया, 6 आ गया। जितने रिंग और जितने डबल बॉन्ड है ऐड कर लो, समझ में आ रही बात, वो तुम्हारा डीयू आ जाएगा, क्योंकि एक डीयू का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड, एक डीयू का बराबर एक रिंग। नेक्स्ट आइए, देखो 1 2 3, 3 रिंग हो गए, पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 3 10, इसका डीयू कितना हो गया तुम्हारा, 10 हो गया। ठीक है भाई लोग, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब किस टाइप का क्वेश्चन, देखो हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया। अच्छा, सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही तरफ जाकर के ऐड हो रहे हैं, एक ही तरफ जाकर के मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन उसके चेंजेस, पूछने के तरीके बदल गए। अब कह रहा है तुम बताओ कितने बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर का मतलब आपको पढ़ा चुके हैं आईपीएससी का, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, एटलीस्ट उस स्ट्रक्चर में कम से कम एक बेंजीन रिंग होना ही चाहिए। यानी अब आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें एक बेंजीन रिंग कम से कम पाया जाए। ठीक है, चलो अब पहले मैं इसको करता हूं, C6H3Cl3। पहली बात तो कि जब इस तरह कह दे तो अब आपको डीयू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जरूरत है मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा रुकते हैं और बात को सीखते हैं। जैसे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग का डीयू कितना होगा, फिक्स है, 3 पाई बॉन्ड हो गए और एक रिंग हो गया 4, तो बेंजीन का डीयू तो 4 हो गया, ये तो फिक्स हो गया ना, बेंजीन का डीयू 4 है जो कि फिक्स है। उसके ऊपर क्या कोई डीयू आ रहा है, उसके ऊपर आएगा तो हम सोचेंगे कुछ, लेकिन आप देखोगे सबका डीयू 4 आएगा, मतलब एक रिंग तो आपको बनाना ही बनाना है। देखो एक करके तुम्हें बता रहे हैं, 6 कार्बन का एल्केन बनाओ, C6H कितना हो जाएगा 14, 3 क्लोरीन मतलब 3 हाइड्रोजन ऐड कर लोगे, C6H6 माइनस करो, तो जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 8 हाइड्रोजन आ जाएगा, माइनस करने पे उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 4। तो देखो डीयू 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे ऊपर नहीं गया। यानी तुमको बेंजीन रिंग वाला ही स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाहर ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना तो कोई रिंग है, एक बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि बेंजीन की डीयू तो फिक्स होती है कि वो 4 ही रहेगा। चलो तो एक पकड़ते हैं, C6H3Cl3, बाकी आप भी प्रैक्टिस करेंगे, हम तो आपको वीडियो में बता ही रहे हैं। ठीक है, चलिए C6 क्या था हमारे पास, H3 और Cl3। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। बेंजीन रिंग तुमने बना लिया, अब 3 हैलोजन लगाने हैं तुमको, 3 हैलोजन। ठीक है, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, यानी तुमने एक 1 2 3 लाइन से लगा लिया। अब इसको लिखने के बहुत तरीके हैं ना, तुम कोई यहां से भी लगा लेता 1 2 3, इस तरह से भी काउंट कर सकता है, तो स्ट्रक्चर तो सेम है ना। यानी इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3, तुम लाइन से लगा लो तीनों क्लोरीन को। अच्छा, एक और क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि तुम 1 पे लगा सकते हो, 2 पे लगा सकते हो, 3 मिस करके चौथे कार्बन पर आ जाओ, यानी 1 2 4, तीसरा वाला कार्बन स्किप कर दिया, चौथे पर पहुंच गए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो गई। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 और 2 को स्किप कर दो, 3 पर पहुंच जाओ, चौथे पे स्किप कर दो, 5वें पहुंच जाओ, 1 3 5। यही 3 नंबर की पॉसिबिलिटी होती है अगर 3 हैलोजन आ जाए। 3 हैलोजन आने पर यही 3 पॉसिबिलिटी है बस। हाँ, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन यहां क्योंकि हैलोजन सेम था, तीनों क्लोरीन सेम, तो इसका मतलब है 1 2 3 1 2 4 1 3 5, टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं तुम्हारे, 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं हैलोजन चेंज कर दूं तो इसी में कई पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, इसी में कई पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, इसी में कई पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, लेकिन नंबर में यही 3 पॉसिबल रहेगा। 1 2 3 बना सकते हो, 1 2 4 बना सकते हो, 1 3 5 बना सकते हो। ये तुम्हारा आइडिया बहुत काम आने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, C6H3FClBr, इसको करके देखते हैं। देखो इसमें भी 3 हैलोजन हैं, बनेंगे वही 3, 1 2 3 1 3 5 एंड 1 2 एंड 4। ठीक है, लेकिन उसमें कई सारे हो सकते हैं, चलो करके देखते हैं। देखो C6H3 और FClBr, पहला स्टार्टिंग करेंगे, देखो रैंडम नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। पहले मुझे 1 2 3 वाले सारे बना लेने दो। देखो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऐसे बना सकते हैं। फ्लोरीन को बीच में रख दिया, 1 2 3 है, चलो इसको एक
एक बार में दिखा देंगे, ठीक है। फिर देखो अब इसी में क्या पॉसिबिलिटी और कर सकते हैं, तुमने अगर फ्लोरीन को बीच में रखा है, तुम ब्रोमीन को भी एक बार बीच में रख सकते हो, ठीक है। इधर रख लो क्लोरीन, इधर रख लो फ्लोरीन। अगर तुमने एक बार फ्लोरीन को बीच में रखा है, एक बार ब्रोमीन को बीच में रखा है, तो एक बार तुम बच गया क्लोरीन, क्लोरीन को बीच में रख सकते हो, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। इन दोनों पोजीशन से कोई मतलब नहीं, वो तो कोई कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बने हैं तीनों, ये 1,2,3 वाले ही तो हैं। अब मुझे क्या क्या बनाना है, 1,2,4 वाला, ठीक है। चलो उसको बना के देखते हैं उसमें कितने बन रहे हैं, उसमें ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है, देखने में लग रहा है। पहला काम मैंने किया, फ्लोरीन को रखा, क्लोरीन को रखा और 4 पर ब्रोमीन को रख दिया। अब इसी में इंटरचेंज कर लिया करो। तुमने 1,2,4 है, क्लोरीन दूसरे पर है, ब्रोमीन को उठा के ले जाओ, आपस में इंटरचेंज कर लिया करो, सेकंड एंड फोर्थ वाला। तुमने यहां फ्लोरीन रखा, यहां ब्रोमीन कर लो, यहां क्लोरीन कर लो, ठीक है। चलो और क्या बन सकता है, देखो और बना सकते हैं हम लोग। इस बार तुमने फ्लोरीन क्लोरीन को रखा था, इस बार एक काम करते हैं, हम यहां पर रख रहे हैं क्लोरीन और ब्रोमीन को, और यहां पर मैंने फ्लोरीन को रख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। फ्लोरीन को यहां पहुंचा दो, ब्रोमीन को यहां पहुंचा दो। हम ले गए फ्लोरीन को यहां, ब्रोमीन को नहीं, वहां तो क्लोरीन था ही ना, क्लोरीन तो रहेगा और यहां पर आ गया तुम्हारा ब्रोमीन, ठीक है। ये सब क्या है, 1,2,4 है। अच्छा एक पॉसिबिलिटी और है, तुमने बनाया है फ्लोरीन क्लोरीन को लेकर, तुमने बनाया है क्लोरीन ब्रोमीन को लेकर के, हमने अभी तक फ्लोरीन क्लोरीन को लेकर बना लिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को लेकर बना लिया। अब देखो क्या स्टार्ट करते हैं, यहां पर हम रखते हैं ब्रोमीन को, ठीक है, और यहां पर रखते हैं फ्लोरीन को, और यहां पर रखते हैं क्लोरीन को, ठीक है। अब इसको इंटरचेंज कर लो, अब ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन यही था, और यहां पर क्लोरीन आ गया, और यहां पर फ्लोरीन आ गया। देख लो कहीं कोई स्ट्रक्चर रिपीट तो नहीं हुआ है। यहां पर हम देख सकते हैं ब्रोमीन और फ्लोरीन एंटी पोजीशन पर हैं, यहां भी ब्रोमीन फ्लोरीन एंटी पोजीशन पर है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि फ्लोरीन के एडजेसेंट पर क्लोरीन है, यहां क्लोरीन ब्रोमीन के एडजेसेंट पर है। स्ट्रक्चर अलग है, सभी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर कोई स्ट्रक्चर रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं, 1,2,4 वाले स्ट्रक्चर हैं, ये सारे स्ट्रक्चर 1,2,4 वाले हैं, ठीक है। अब क्या बचा, एक पॉसिबिलिटी बच गया 1,3,5 वाला, ठीक है। तो उसको कहीं भी रख लो, फ्लोरीन है, क्लोरीन रख लिया और ब्रोमीन रख लिया, ये हो गया 1,3,5। तो नंबरिंग में तो 3 ही पॉसिबिलिटी है, उसी पर मैंने सारे बनाए। टोटल काउंट करो, 3 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, और 4 4 8 9 10। टोटल स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं इसके, 10 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। आप भी एक बार देखने के बाद फिर से वीडियो पॉज करके या जब प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा, तो फिर से आप बनाइएगा, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स में अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो सबकी नंबरिंग कर लो, सबके नाम लिख लो। आपको हर बार हर स्ट्रक्चर में एक डिफरेंट नेम, आईपीएससी नेम मिलेगा। एरोमेटिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम पढ़ा दिया गया, भैया पढ़ लेना जाकर के, ठीक है। चलो और देखते हैं बेंजोनाइड वाले कौन कौन से करने हैं मुझे। C7H8O, C7H8O करते हैं, C7H8O, ठीक। अब देखो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें 7 कार्बन हो गया, तो 7 कार्बन है तो बेंजीन में तो 6 कार्बन तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अब मैं क्या काम कर सकता हूं, एक 7वां कार्बन तुम्हें बाहर लगाना है, मैंने बाहर लगा के टॉलीन बना लिया। अब एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मतलब OH ग्रुप, ठीक है। तो OH ग्रुप में क्या लगा सकता हूं, इसके जस्ट बगल में लगा करके ऑर्थो वाला बना लिया। जब तुम एक बार ऑर्थो बना सकते हो, तो एक तुम तीसरे पोजीशन पे लगा करके मेटा बना सकते हो, मेटा बना सकते हो तो तुम फोर्थ पोजीशन पे लगा करके पैरा बना सकते हो। इस टॉलीन को लेकर के मैंने सारी पॉसिबिलिटी कर ली। अब मैं क्या काम कर सकता हूं, बेंजाइल अल्कोहल भी तो बना सकता हूं, 6 कार्बन ये, 7वां कार्बन ये, और OH लगा दिया यहां पर, ये बन गया, ठीक है। ये बनने के बाद एक एनिसोल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। एनिसोल देखो, यहां पर हम रिंग पर एक ऑक्सीजन लगाया और बाहर एक 7वां कार्बन लगा दिया, CH3। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से छठा पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, एक बार जरूर चेक करिएगा, ठीक है। 5 पॉसिबिलिटी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए।
एक हमारे पास क्या बचा है C7H9N, चलो इसको ही बनाते हैं C7H9N। ठीक है, इसमें भी वही है, 6 कार्बन तो रिंग में ही आ जाएंगे, 7वां कार्बन बाहर लगाना पड़ेगा। लो भैया टॉलीन बना लो, एक नाइट्रोजन है तो तुमने NH2 कर लिया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऑर्थो का बना सकते हो तो तुम एक क्या बना सकते हो, मेटा का लेकर बना सकते हो। एक मेटा का लेकर बना सकते हो तो लो भाई तुमने एक पैरा का लेकर के बना लिया। ठीक है, ये हो गया NH2। ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है कि तुम एक बेंजाइल एमाइन भी बना सकते हो CH2NH2। अच्छा, एक बार अगर कहीं आपको हाइड्रोजन की संख्या को लेकर डाउट लग रहा है तो एक बार काउंट जरूर कर लीजिएगा। देखो यहाँ 9 हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 2 4 5 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन है, यानी हम स्ट्रक्चर सही बनाते चल रहे हैं। अच्छा, और क्या कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पर हम बेंजाइल एमाइन बना सकते हैं, तो एक तो सेकेंडरी एमाइन बना सकते हैं, NH लगा करके CH3 कर लें। हाइड्रोजन में कोई कंफ्यूजन है तो काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। कोई छठा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सारे बेंजोनाइड स्ट्रक्चर हो गए। बेंजोनाइड यानी कम से कम एक बेंजीन रिंग उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, चलो और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है भाई। चलो इसको पढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। पहले तो आपको पूरा क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं, फिर इसको करते कैसे हैं वो आपको बताते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इफ वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, जैसे ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, अगर इनकी रिएक्शन हेलोजन से करा दी जाए तो हेलोजन अगर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करे तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड पॉसिबल फ्रॉम। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब उस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक हेलोजन लगा हो। अब इसका तुम्हें मीनिंग समझाते हैं। ठीक है, मीनिंग समझिए इधर। देखो भाई, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 और इसकी मुझे रिएक्शन करानी है Cl2H लाइट के प्रेजेंस में। ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब Cl2 क्या करता है, ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, मतलब जहां पर हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ जाएगा। मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, देखो एक हाइड्रोजन कह रहा है, एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम क्या काम करेंगे, CH3 है, यहां का एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH2Cl, CH3CH2Cl कर दिया, एक बन गया स्ट्रक्चर। अच्छा, कोई कहेगा आपने यहां का हटाया, सर यहां का हटा लीजिए, चलो यहां का हटा लेते हैं, CH2 और यहां Cl लगाया और CH3। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं? नहीं है ना भाई, ये स्ट्रक्चर तो सेम है, ये भी इथाइल क्लोराइड है, ये भी इथाइल क्लोराइड है। तुम यहां से नंबरिंग करोगे 1 2, क्लोरीन यहां लगा है तो 1 2, बात तो वही हुई। यानी मैं कहूंगा कि अगर इस कंपाउंड का मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड बताना है कितना बनेगा, तो मैं कहूंगा सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि दोनों तो सेम है ना, तो एक को तो हटाना ही पड़ेगा। एक को मानो, एक को हटाओ, ठीक है, एक को ही आपको हटाना पड़ जाएगा। हो सकता है कि कार्बन के नंबर बढ़े, कार्बन के नंबर बढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप का कार्बन आएगा। जैसे ये दोनों कार्बन सेम है, दोनों ही मिथाइल है और दोनों ही प्राइमरी हैं और दोनों ही इस कार्बन से बीच वाले से कनेक्टेड हैं। अब मैं इससे कहूं कि हेलोजन की रिएक्शन कराओ और बताओ कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। देखो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकता है, यहां से हाइड्रोजन हटाएगा तो CH2Cl हो गया और CH2CH3 हो गया। अब कोई कहेगा नहीं सर यहां से हटा दो, अरे मेरे भाई मैं यहां से हटाऊं चाहे यहां से हटाऊं, बात तो एक ही है ना, दोनों कार्बन सेम है। कैसे सेम है, दोनों मिथाइल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, बीच वाले कार्बन से। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड, सेम कार्बन से कनेक्टेड मिथाइल हमेशा सेम होता है, सेम कार्बन से कनेक्टेड मिथाइल ऑलवेज भी सेम। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, तो चाहे मैं यहां से हटाऊं चाहे यहां से हटाऊं, यहां से हटा के एक स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, मैं यहां से भी तो हटा सकता हूं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि मैं बीच वाले कार्बन से हटाकर बना लूं। अब बताओ कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 1 और 2। यही क्वेश्चन का मीनिंग है कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे कि अगर मैं एक एक हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन लगाता जाऊं। तो
अब इस तरह से क्या है कि मान लो चलो ये 2 कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला था, मैंने रिएक्शन करके आपको बता दी। लेकिन अब जो बड़े स्ट्रक्चर हैं, रिएक्शन कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती, ये सब आइडिया नहीं है, तो कैसे बता पाओगे एग्जाम टाइम पर? कुछ ऐसा तरीका चाहिए जो फास्ट कैलकुलेशन हो सके, फटाफट काम हो सके। तो आप इससे एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट मैंने बनाया कि सेम सिमिलर कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर सेम होगा, डिफरेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगेगा उसको रिप्लेस करके जो हैलोजन लगेगा उससे बना स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो आपको हर स्ट्रक्चर में, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आपको कार्बन्स पहचानने हैं जिसपे हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि किसी कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो उससे मुझे क्या मतलब, जहां पर हाइड्रोजन होगा। आपको सिमिलर कार्बन पहचानने हैं, आपको डिफरेंट कार्बन पहचानने हैं। एक जैसे कार्बन से बने स्ट्रक्चर एक माने जाएंगे, अलग अलग कार्बन होंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। जितने डिफरेंट कार्बन उतने डिफरेंट स्ट्रक्चर। बस आपको यही एक काम करना है। आपको सीधे सीधे बस क्या काम करना है, आपको कार्बन पहचानना है। अगर कार्बन डिफरेंट है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर, कार्बन सिमिलर है तो उससे बना हुआ स्ट्रक्चर सिमिलर काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस करके देखते हैं तो क्लियर होगा। पहला है PHCH2PH। अब PHCH2PH का क्या मीनिंग है? PHCH2PH, ठीक है। PH यानी फिनाइल, दो बेंजीन रिंग, यानी यहां पर एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बीच में CH2 है, इसके जैसा कार्बन क्या कहीं पर है पूरे स्ट्रक्चर में? नहीं। तो ये तुम्हारा एक इकलौता कार्बन हुआ। अगर मैं यहां से हैलोजन लगाऊंगा, हाइड्रोजन हटा करके, तो मुझे एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसको मैं पहला नंबर दे दे रहा हूं, यानी एक स्ट्रक्चर यहां से मिल गया। ठीक, आगे बढ़ो। अच्छा, ये पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है क्योंकि उसी कार्बन से इधर भी बेंजीन रिंग, इसी कार्बन से इधर भी बेंजीन रिंग, तो दोनों बेंजीन रिंग तो सेम हुए, सेम, दोनों बेंजीन रिंग सेम कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर भी वही बेंजीन, इस साइड भी वही बेंजीन, सेम कार्बन से अटैच कोई भी ग्रुप होगा वो सेम माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिमिलर, ये भी सिमिलर। अब मैं चाहे इधर से स्ट्रक्चर बनाऊं चाहे इधर से स्ट्रक्चर बनाऊं, बात तो एक ही होगी। ठीक है, चलो डायरेक्ट कनेक्टेड एटम को देखो। ये जो डायरेक्ट कनेक्टेड एटम है, इस पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ना इस पे कोई हाइड्रोजन है ना इस पे कोई हाइड्रोजन है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो रिप्लेस करके हैलोजन लगेगा। अच्छा, हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां 3 है, 1 2 3, ये 3, और ये जो सर्किल बना रखे हैं, सर्किल का मतलब होता है पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग में, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो ये 3 ये और ये चौथा ये हो गया, तब तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यानी हाइड्रोजन की कहीं पर कोई जगह नहीं बची है। तो इसके पास और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ग्रुप जहां से कनेक्ट होता है उसके बगल वाला ग्रुप कहलाता है ऑर्थो, ये बात हो चुकी है। ये भी ऑर्थो, ये वाला पोजीशन भी क्या हो गया? ऑर्थो। ठीक है, यहां पर भी रिंग, क्योंकि दोनों रिंग सेम है, यहां पर भी इसका भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो। अगर रिंग सेम है तो ये ऑर्थो पोजीशन भी तो सेम होगी, तो चारों ऑर्थो पोजीशन सेम निकल गई। इसका मतलब मैं चाहे यहां से रिप्लेस करके बनाऊं, चाहे यहां से रिप्लेस करके बनाऊं, चाहे यहां से और चाहे यहां से, वो एक ही स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो ये चारों जहां से अगर मैं क्लोरीन हटाऊंगा वो एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर ये और ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर पॉसिबल। आगे बढ़ो इसी तरीके से। ऑर्थो के जस्ट बगल वाला ग्रुप क्या होता है? मेटा होता है। ऑर्थो के जस्ट बगल वाला पोजीशन क्या होता है? मेटा होता है। यहां पर भी ऑर्थो के जस्ट बगल वाली पोजीशन मेटा और मेटा हो गई। ठीक है, चारों ही मेटा हैं, यानी सिमिलर पोजीशन, और चारों ही सिमिलर रिंग पे लगी हुई हैं, यानी एक जैसी पोजीशन हो गई। यहां से हटा के बनाऊंगा तो ये तीसरा स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये भी तीसरा स्ट्रक्चर, और ये भी तीसरा स्ट्रक्चर, और ये भी तीसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, पैरा पोजीशन क्या होता है? ग्रुप के ठीक अपोजिट वाली पोजीशन। अपोजिट वाली पोजीशन लो भैया, ये वाली पोजीशन क्या हो गई? पैरा हो गई, ये पैरा हो गई। अपोजिट पोजीशन ये वाली पैरा हो गई। दोनों पैरा पोजीशन सेम है, दोनों रिंग सेम है, तो मैं चाहे यहां से हटा के बना लूं चाहे यहां से हटा के बना लूं, ये एक ही जैसा स्ट्रक्चर तो होगा। यानी जो इतनी मैंने नंबरिंग कर रखी है वही टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होंगे। 1 2 3 4, 4 नंबर तक पहुंचे थे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सिमिलर कार्बन, डिफरेंट कार्बन ढूंढिए, अलग अलग कार्बन अलग अलग स्ट्रक्चर, एक जैसा कार्बन एक जैसा स्ट्रक्चर, उसको एक ही जैसा नंबर देना।
एक ही पॉसिबिलिटी वो मानी जाएगी, अलग अलग कार्बन अलग अलग पॉसिबिलिटी मानी जाएगी। देख लीजिएगा भैया उस पर हाइड्रोजन लगा भी है कि नहीं, ये नहीं कि चलते जा रहे हैं इसी तरीके से। चलो भाई दूसरा क्या है, आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन, अच्छा आइसो ऑक्टेन एक एक्सेप्शनल केस था, मैंने आपको आईपीएससी में लिखवाया भी है इसका फॉर्मूला आइसो ऑक्टेन का। तो आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला पहले लिखो, फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे सही तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये था आइसो ऑक्टेन। अब देखो इसमें कई सारे कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। अब सब अच्छे ढंग से ट्राई करते हैं, पहले पे आ जाओ। पहला, अब देखो सेम कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो सेम ही माना जाता है। देखो ये वाले कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है। अब मैं यहां से रिप्लेस करूं चाहे यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करूं, कहने का सेंस है मैं यहां क्लोरीन लगाऊं या यहां क्लोरीन लगाऊं, कार्बन पर बात एक होगी, एक ही आईपीएससी नेम आएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के एक स्ट्रक्चर माना जाएगा। अच्छा ये कार्बन बिल्कुल डिफरेंट है, टर्शरी कार्बन है, यहां से हटा के बनाऊंगा दूसरा स्ट्रक्चर, ये भी कार्बन अलग है, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करके बनाऊंगा तो एक मुझे नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन इस कार्बन से जो जुड़े हुए तीनों मिथाइल हैं वो तीनों सेम माने जाएंगे, सेम कार्बन से जुड़ा मिथाइल सेम माना जाएगा। तो यहां से क्लोरीन लगाओ, यहां पे क्लोरीन लगाओ, चाहे यहां पर क्लोरीन लगाओ, ठीक है। ये आपको एक ही आईपीएससी नेम देने वाले हैं, एक ही स्ट्रक्चर देने वाले हैं, 444, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने मिलेंगे आपको, 4 मिलेंगे आइसो ऑक्टेन से। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं किस पर, ये तुम्हारा है रिंग है एक, साइक्लोहेक्सीन है, उस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। चलो इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। मिथाइल बिल्कुल अलग है, यहां से बनाओगे एक, ये कार्बन भी बिल्कुल अलग है, टर्शरी कार्बन है, ठीक है। इस पे भी तो एक हाइड्रोजन होगा, रिप्लेस करके एक हैलोजन लगा सकते हैं, तो यहां से बना स्ट्रक्चर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर कहलाएगा, दूसरा नंबर स्ट्रक्चर। अब आ जाओ, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम नहीं है, क्योंकि ये sp3 कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डिफरेंट कार्बन है, इससे हटा के बनाओगे तो अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, इससे हटा के बनाओगे तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा। ये कार्बन बिल्कुल अलग है, ये डबल बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्डेड है, इससे हटाकर बनाओगे तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इससे हटाकर बनाओगे तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और ये कार्बन तो इकलौता एक कार्बन ही है, इसके ऐसा कोई और कार्बन भी नहीं है, तो ये बन गया 7, यानी टोटल तुमको 7 स्ट्रक्चर यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चलो यही बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर दें और फिर देखते हैं, ठीक है। देखो भाई अभी बीच वाले कार्बन पे तो खत्म कहानी है, उस पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, 1 2 3 4 4 मिथाइल सेम कार्बन से कनेक्टेड है, तो चारों मिथाइल सेम हो गए, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, सबके आईपीएससी नेम सेम आने वाले हैं, टोटल एक स्ट्रक्चर, टोटल एक। यहां पर आ जाओ, सेम कार्बन से कनेक्टेड मिथाइल सेम माने जाएंगे, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करके हैलोजन लगाओ, यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस करके हैलोजन लगाओ, स्ट्रक्चर सेम मिलेगा। ये कार्बन बिल्कुल अलग है, दूसरा स्ट्रक्चर ये भी कार्बन अलग है, तीसरा स्ट्रक्चर ये भी कार्बन अलग है, चौथा स्ट्रक्चर। अच्छा कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि कहेंगे सर ये भी तो मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो दोनों मिथाइल सेम हो गए। नहीं, इस तरह नहीं देखा जाता, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। सेम कार्बन से अटैच मिथाइल ही सेम होता है, डिफरेंट कार्बन से अटैच मिथाइल डिफरेंट होता है। ये दोनों मिथाइल टर्शरी कार्बन से जुड़े हुए हैं और ये वाला मिथाइल सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो भैया अलग तो हुए ना, ठीक है। चलिए ये तो और बाकी हो गया, इस पे देखते हैं, मतलब टोटल कितने बने, 4 स्ट्रक्चर। अब आओ, अब यहां देखो, इससे बनाओगे तो एक बन जाएगा, इससे बनाओगे तो एक बनेगा। चलो देखो बड़ा बड़ा देखो यहां पर, अच्छा यहां पर आपको एक हाइड्रोजन मिलने वाला है, जब एक हाइड्रोजन मिलने वाला है तो रिप्लेस करके हम निकाल सकते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसके बाद आओ, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन क्या हैं, दोनों कार्बन सेम है भैया, दोनों कार्बन सेम है, चाहे तो मैं यहां से निकालूं और चाहे यहां से निकालूं हाइड्रोजन और हैलोजन लगाऊं, सेम आएगा, आईपीएससी नेम लिख करके देख लीजिएगा, सेम ही आएगा। अच्छा नीचे आ गए तो ये कार्बन बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, तो यहां से निकाल के बनाओ स्ट्रक्चर, चाहे यहां से निकाल कर बनाओ सेम आएगा। ये कार्बन इकलौता कार्बन है, ये हो गया 5, टोटल 5 स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। और कुछ बचा है भाई लोग, खुद से ट्राई कर लो, एक बार इसको करते हैं ये वाला, ठीक, आइसोब्यूटेन को,
चलो, सेम ये बीच वाला कार्बन जो है इससे 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तीनों मिथाइल सेम माने जाएंगे, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, एक ही स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है ये तो टर्शरी कार्बन है, ये अलग हो गया, इससे हटा के बनाओगे तो एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? टोटल 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, टोटल 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, चलो भाई लोग ये देख लो, सब अच्छे ढंग से नोट कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऐसा कंपाउंड बताओ या मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए जिसमें पीआई शो होने लग जाए, यानी मिनिमम कार्बन कितना हम रखें, 2 कार्बन से 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितना मिनिमम कार्बन रखें कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो होने लग जाए। ठीक है, तो अगर आप 2 कार्बन ले लें, मिनिमम 2 कार्बन पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो हो जाता है। देखो कैसे, अगर 2 कार्बन ले लिया और मैंने 2 क्लोरीन भी ले लिया, कोई हेलोजन ले लो, 2 क्लोरीन, Cl, तो मैंने क्या लगाया 1,2 डाइक्लोरो, ठीक है, ये एक ले लिया 1,2 डाइक्लोरो वाला। अब मैं क्या काम कर सकता हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एक ही पर लगा लूं 2 क्लोरीन, तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो। अब देखो पीसीसी भी सेम है, 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन है 1,2 1,1, यानी इसका आंसर हो गया मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम आपको 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 कार्बन चाहिए जिसमें हम पीआई बना ले जाए। ठीक है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, बना के देख लेना होगा। ठीक, अब जैसे इसमें भी क्या पूछ रहा है आपको कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ एल्कीन में कि सीआई और पीआई शो हो जाए, एल्कीन में बताओ कि सीआई और पीआई शो हो जाए, एल्काइन में बताओ कि सीआई और पीआई शो हो जाए। ठीक है, चलो एल्कीन में ट्राई करते हैं, कम से कम कितना कार्बन चाहिए चेन के लिए। तुमको पता है ब्रांच शो करने के लिए, ब्रांचिंग के लिए, चेन का मतलब होता है चेन अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो ब्रांचिंग के लिए मुझे 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम। ठीक है, 1 2 3 4 तुमने नॉर्मल वाला बना लिया, 1 2 3 और 4 तुमने आइसो वाला बना लिया। कम से कम मुझे कितने कार्बन लग गए? 4 कार्बन लग गए फॉर सीआई के लिए, मिनिमम 4 कार्बन। ठीक है, लेकिन अब एल्केन में ही अगर मुझे पीआई बनाना हो, यानी पोजीशन चेंज करना हो, ठीक है, तो पोजीशन चेंज करने के लिए कम से कम कितना कार्बन आपको चाहिए? कम से कम आपको 6 कार्बन चाहिए। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 बनाया, दूसरे कार्बन पे मैंने मिथाइल लगा लिया, तो ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि चेन के लिए पीसीसी डिफरेंट होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन पोजीशन के लिए पीसीसी सिमिलर होनी चाहिए थी, तो मुझे 5 कार्बन की पीसीसी सिमिलर रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। अभी मैंने दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगाया है, मैं क्या काम कर रहा हूं, तीसरे कार्बन पे मिथाइल लगा दूं, मैं तीसरे कार्बन पर मिथाइल लगा दूं। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या पढ़ोगे, 2 मिथाइल पेंटेन, और इसका नाम क्या पढ़ोगे, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया मिनिमम 6 कार्बन, और इससे कम कार्बन पर तुम पोजिशनल नहीं बना सकते हो, 5 कार्बन पे नहीं बना पाओगे। अगर तुमने 4 कार्बन की चेन बनाई और दूसरे पर तुमने क्या लगा दिया, 1 मिथाइल, तो तुम पढ़ोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब दूसरी बार पोजीशन क्या बदलोगे, दूसरे पे से तीसरे पे ले जाओगे, उधर से नंबरिंग करोगे, फिर से वही नाम आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो मिनिमम 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। चलो भाई अब एल्कीन के बारे में बात कर लें, यानी डबल बॉन्ड वाला। पहले चेन सोचते हैं, 1 2 3, ठीक है, और हमने 4 यहां लगाया डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3, ठीक, डबल बॉन्ड यहां रखो, 1 यहां लगा दो। ठीक है, पीसीसी डिफरेंट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3, पीसीसी डिफरेंट हो चुकी है, और पीसीसी जब डिफरेंट हो जाता है तो वो चेन आइसोमर होता है। तो मिनिमम कार्बन कितने लगे, मिनिमम आपको 4 कार्बन लग रहे हैं, इसमें भी सीआई शो करने में, और पोजीशन शो करने में, पोजीशन में भी 4 से काम चल जाएगा। क्यों, अगर मैं एक डबल बॉन्ड पहले पे लगाऊं तो 4 कार्बन में मैं पोजीशन भी बदल सकता हूं आराम से, एक पहले पे डबल बॉन्ड शो कर सकता हूं, एक दूसरे पे भी शो कर सकता हूं, तो ये तुम्हारा पीआई हो गया। तो मिनिमम 4 कार्बन लग रहे हैं पीआई भी शो करने के लिए। लेकिन अगर मैं एल्काइन के बारे में बात करूं तो एल्काइन को देखो क्या करना है, मिनिमम कार्बन कितने लग जाएंगे सीआई शो करने में, 1 2 3, ठीक है, और 4। मान लो मैंने यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, 4 कार्बन पर। अच्छा इसमें ब्रांच बना सकते हैं, 1 2 3 और यहां लगाया यहां लगाया, नहीं बन पाएगा ना ब्रांच, क्यों, क्योंकि बीच वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 5 हो जा रही है, तो 5 पे कैसे बना लोगे। ठीक है, तो इसलिए 4 कार्बन पर नहीं चल पाएगा एल्काइन। ठीक है, मिनिमम हमको 5 कार्बन चाहिए, एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाया, एक काम कर सकते हैं, ये लो यहां लगा सकते हैं,
पीसीसी डिफरेंट करनी थी बस। पीसीसी डिफरेंट हो पाई 5 कार्बन की और 4 कार्बन की, तो ये दोनों सीआई हो गए। तो मिनिमम तुमको कितने लग गए? मिनिमम 5 कार्बन लग गए चेन आइसोमर के लिए एल्काइन में। ठीक है, चलो अब एल्काइन में पोजिशनल के लिए मुझे लगता है 4 कार्बन से ही काम चल जाएगा। ये हो गए तुम्हारे 4, यहां लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रिपल बॉन्ड हमने बीच में भी लगा दिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। तो पीआई के लिए मिनिमम हमको 4 कार्बन लगेंगे। ठीक है, पीआई शो करने के लिए। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड आपको दे सकता है, दे करके आपसे पूछ लेगा कि भैया बताओ इसमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए सीआई के लिए और पीआई के लिए। ठीक है, तो फाइनली आपका चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म यहां पर समाप्त होता है। और उसको लेकर के कितने वेराइटी के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सब आपको करा दिए भाई लोग। यहां पर मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस कराया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर के कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बेंजोनाइड वाले अलग, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन वाले अलग, ठीक है, और मिनिमम कार्बन वाले अलग। ठीक है, आपका काम है, यही क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको डीपीपी दूंगा, डीपीपी जाएगी आपकी कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन जहां भी जाए, एक बार ओपन करके चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा और वहां से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई टफ टॉपिक नहीं है, मैं आपको पहले ही वेटेज वगैरह के बारे में बता चुका हूं कि डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आता है, लेकिन आता जरूर है, किसी भी क्वेश्चन में लिंक कर देगा। जैसे ये सारे क्वेश्चन किए गए हैं कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कितने हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 आइसोमेरिज्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने अगले क्लासिफिकेशन पर, यानी चेन पोजिशनल के बाद अगला क्या था हमारे पास, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं।